दिस इज द लैंड ऑफ राम, दिस इज द लैंड ऑफ कृष्णा। और आज स्थिति ये है कि हम शायद इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं कि आप भक्ति में कैसे आए। अगर आप इस्लाम धर्म को मानने वाले नहीं हैं, यू हैव 3 चॉइस, आपके पास 3 चॉइस है। चॉइस नंबर 1 आप इस्लाम को अपना लो, चॉइस नंबर 2 आप मृत्यु को अपना लो, चॉइस नंबर 3 आप अज़मी बन जाओ। कि मैं एकदम एंटी हिंदू एंटिटी बन चुका था। वृंदावन मेरे लिए एक सबसे गंदा प्लेस था। जब मैं आया तो मेरा फर्स्ट थॉट यही था, ये गंदी गलियां, सुअर टहल रहे हैं, कीचड़ है। आज के यूथ की यही कंडीशन है कि वे सनातन विरोधी हैं। तो ये कंडीशन कैसे बनी? वो दीपावली पर गणेश और लक्ष्मी की पूजा करते हैं ना, ये कौन है? वो जो मंत्र पढ़ रहे थे वो मंत्र किसने लिखा है? You just ask these questions and I'm telling you, you will not get the answer of these questions. पता नहीं कहाँ से प्रेरणा आई हरे कृष्णा चैलेंज। मैंने उस बुक को पढ़ा, तो हरे कृष्णा चैलेंज बुक को पढ़ा, भगवत गीता को पढ़ा, और जब भगवत गीता को पढ़ा तो भगवत गीता पढ़ने के बाद ऐसा लगा मैंने कि दिस इज समथिंग आई वाज लुकिंग, आई वाज एक्सप्लोरिंग, मैं ढूंढ रहा था, डिस्कवर कर रहा था। यहाँ पर ऋषि जो है वो ऋषि ही वैज्ञानिक है, वो स्पिरिचुअलिटी भी जानते हैं, वो साइंस भी जानते हैं। ऐसा देश जहाँ ऋषि परंपरा रही हो, जहाँ शास्त्रों का अध्ययन होता हो, जहाँ पर वेदों का कल्चर हो, जहाँ पर गुरुकुल हो, वहाँ का यूथ, वहाँ का युवा कैसे अपने रास्ते से भटक गया। सनातन संस्कृति इतनी कमजोर थी कि कोई भी आके रूल करके चला गया हमारे ऊपर। हिंदू की कहानी ये थी कि एक इन्वेटर गया, दूसरा आ गया, दूसरा गया, तीसरा आ गया। जो कम्युनिटी इसके बीच में चर्चा ये होती थी कि अब कौन लुटेरा आएगा और कौन लुटेरा जाएगा। हमें तो आदत हो गई थी लुटने की। तो अंग्रेज भारत आए तो उस टाइम पर हिंदू भी था, मुस्लिम भी थे, अदर कम्युनिटीज के लोग भी थे, और अब अंग्रेज भी आ चुके थे। तो जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने देखा मेजॉरिटी यहाँ पर कौन है, मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन कैसी है, दबी कुचली है। मंदिर जो हमारी आस्था का केंद्र है, जो हमारी सत्य सनातन संस्कृति का केंद्र है, उनको क्या किया गया? उनको डिफेम किया गया, मंदिरों को वैश्यावृत्ति से जोड़ दिया गया। युवा एक्चुअली भटक चुका है, उन्हें पता ही नहीं है सनातन संस्कृति क्या है, वैदिक संस्कृति क्या है। रातों रात गुरुकुल को बैन कर दिया गया। हमारा एजुकेशन सिस्टम जहाँ पर वेदों का, जहाँ पर शास्त्रों का आदान प्रदान हो रहा था, उसको बैन कर दिया गया। अब हमारे पास अदर ऑप्शंस क्या थे? देन इंट्रोड्यूस होते हैं ब्रिटिश कॉन्वेंट स्कूल्स। तो सोचो, अगर ये थॉट किसी बच्चे के दिमाग में डाल दिया जाए, किसी यूथ के दिमाग में डाल दिया जाए, वो इस्कॉन कभी आएगा? नहीं आएगा। तो किस प्रकार से इस्कॉन सनातन धर्म को या वैदिक संस्कृति को सही प्रकार से एस्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहा है? आप अगर ये करोगे तो इस्कॉन का सच बाहर आ जाएगा। और इस्कॉन का सच क्या है? इस्कॉन का सच है हरे कृष्णा। हमारे आज के सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच एक बहुत ही विशेष अतिथि उपस्थित हैं, श्रीमान आश्रय नित्यानंद प्रभु जी। श्रीमान आश्रय नित्यानंद प्रभु जी परम पूजनीय गोपाल कृष्ण महाराज के एक बहुत ही कृपा पात्र शिष्य हैं और साथ ही में एक शिक्षक भी हैं। एक शिक्षक की भूमिका निभाते हुए प्रभु जी बहुत सुंदर प्रकार से हमारे युवाओं को भी कृष्ण भक्ति के प्रति जागरूक कर रहे हैं और अपनी सुंदर इंटेलेक्चुअल विद्वत्तापूर्ण पद्धति से बच्चों को, युवाओं को, सभी को कृष्ण भक्ति की ओर आकर्षित कर रहे हैं। आज के इस वार्तालाप के माध्यम से हम प्रभु जी से भारत की संस्कृति और भारत की इतिहास के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा स्थापित किया गया है, उसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं और कैसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन की आवश्यकता इस पूरे विश्व को है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जैसे कि आप एक शिक्षक की भूमिका भी निभा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे शिष्य हैं आपके, तो बहुत इंस्पायर्ड होंगे आपसे और यूथ आपसे बहुत अट्रैक्टेड है। तो हमें थोड़ा बताएंगे आपकी जर्नी के बारे में कि आप कृष्ण भक्ति में कैसे आए? ओके। सबसे पहले आई डोंट नो यूथ मुझसे अट्रैक्टेड है या नहीं है, ये तो एक अलग ही विषय है। हाँ, या बट द सेकंड क्वेश्चन यू आर टॉकिंग अबाउट मैं भक्ति में कैसे आया। मुझे लगता है ना, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मैं भक्ति में कैसे आया।
बिकॉज़ और मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में चर्चा भी नहीं करना चाहता आपसे कि मैं भक्ति में कैसे आया, बट अगर आप जर्नी को देखेंगे, मुझे लगता है वो जर्नी सिर्फ़ वो मेरी जर्नी नहीं है, वो हर एक यूथ की जर्नी हो सकती है। क्योंकि जो प्रॉब्लम मैंने फेस की, मैं भारतवर्ष में रहता हूँ और जब बात भारत की करते हैं तो भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ पर भगवान राम के विषय में चर्चा की जाती है, भगवान कृष्ण के विषय में चर्चा की जाती है। तो मुझे लगता है कि जब मैं भारतवर्ष में रहता हूँ और मुझसे जब ये प्रश्न किया जा रहा है कि आप भक्ति में कैसे हो? तो मुझे एक्चुअली बड़ा गुस्सा आता है। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन दिस इज़? दिस इज़ द लैंड ऑफ गॉड, दिस इज़ द लैंड ऑफ राम, दिस इज़ द लैंड ऑफ कृष्णा। और आज स्थिति ये है कि हम शायद इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं कि आप भक्ति में कैसे आए? डेफ़िनिटली मैं बताऊँगा, लेकिन शायद आप मेरा पेन समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आज 21st सेंचुरी में हम इस प्रश्न को ये प्रश्न जब हम लोगों से पूछते हैं तो इससे ऐसे ऐसे लगता है कि कहीं न कहीं हम अपनी रूट से बहुत दूर जा चुके हैं। यस। बैक टू द क्वेश्चन, एज़ आई टोल्ड यू कि मैं भक्ति में कैसे आया, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि व्हाट एक्चुअली आई फेस। सो यस, मेरा जन्म एक हिंदू फैमिली में हुआ और बचपन से मुझे इनक्यूजिटिवनेस में जिज्ञासा बहुत ज़्यादा थी, जानना चाहता था चीज़ों के बारे में। एक ऐसी फैमिली में जन्म हुआ जहाँ पर नॉन-वेज बहुत ज़्यादा खाया जाता था। भगवान की कृपा से मैं दूर रहा इन सारी चीज़ों से जन्म से ही। तो जैसे-जैसे मैं बड़ा हो रहा था तो मैं अपनी मम्मा से, अपने पिताजी से ये मेरे हमेशा से प्रश्न रहे हैं कि मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? आंसर ही नहीं मिलते थे। दिवाली की पूजा होती थी, दिवाली की पूजा में गणेश और लक्ष्मी जी का जब पूजन किया जाता था, तो मैं हमेशा ये पूछा करता था कि मम्मा, गणेश एंड लक्ष्मी व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन दीज़ 2 एंटिटी मुझे बताइए इसके विषय में। तो आंसर मिलता था यार तू चुप रह, ठीक है? बहुत क्वेश्चन करता है, बहुत ज़्यादा बोलता है। कोई बात नहीं मैं चुप हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता था मेरा, अगर हम शिव जी की पूजा करते थे बिकॉज़ जनरली हिंदू रिलीजन में हम ये सेलिब्रेट करते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो, रामनवमी हो, दुर्गा पूजा हो, तो जब-जब ये फेस्टिवल किए जाते थे, तब-तब मैं ये क्वेश्चन्स करता ही था। घर में जब जन्माष्टमी होती तो मुझे कृष्णा बना दिया जाता था, तो मेरा क्वेश्चन होता था ये राधा कौन है? कृष्णा कौन है? आंसर नहीं मिला। अच्छा जब मैं ये बात कर रहा हूँ कि मुझे आंसर नहीं मिला, यही मेरा पेन है। बिकॉज़ दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ एवरी यूथ। आज आप भारतवर्ष में मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप जितनी भी फैमिलीज़ एक्सिस्ट करती हैं हमारे भारतवर्ष में, अगर आज भारतवर्ष में ये प्रश्न किया जाए, अगर एक बच्चा अपनी माता से, अपने पिता से ये प्रश्न पूछे कि मम्मा राम कौन है? मम्मा कृष्ण कौन है? वो दीपावली पर गणेश और लक्ष्मी की पूजा करते हैं ना, ये कौन है? वो जो मंत्र पढ़ रहे थे वो मंत्र किसने लिखा है? You just ask these questions and I'm telling you, you will not you will not get the answer of these questions. मुझे भी नहीं मिले। यस। यस। तो ये प्रॉब्लम है, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं भक्ति में कैसा है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है इस प्रश्न के विषय में चर्चा करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन बैक टू द क्वेश्चन, इंक्विजिटिवनेस था तो फिर मैं लाइफ़ को एक्सप्लोर करने लगा। जब लाइफ़ को एक्सप्लोर करने लगा तो मैं फिर मेरा मेरे मेरे बहुत फ्रेंड सर्किल में बिकॉज़ मैं क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरे फ्रेंड सर्किल में क्रिश्चियन फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा थे। स्कूल में बाइबल के विषय में पढ़ाया भी जाता था। बाइबल की जो श्लोक होते हैं, जो उसके इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनको हम पढ़ा करते थे। एंड आई वाज़ फीलिंग मच बेटर। मुझे लगता था ये दिस इज़ समथिंग रियली नाइस। एट लीस्ट आंसर्स तो हैं। हुँ। अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी के किसी बच्चे से, अपनी किसी फ्रेंड से, अगर मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ कि प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट जीसस क्राइस्ट, तो एट लीस्ट आंसर तो आ रहा है। बट कभी ये मुझे सनातन संस्कृति में ये आंसर ही नहीं मिला। कृष्ण कौन है? राम कौन है? भगवान कौन है? आई वाज़ फीलिंग टू क्लोज़ विथ क्रिश्चियनिटी। मज़ा आता था। एक टाइम के बाद कंडीशन ये हो गई कि मैं पूरी तरीके से सनातन विरोधी हो गया। सनातन विरोधी जब मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ आई मीन इट। सनातन विरोधी मीन्स आप हिंदू धर्म के विषय में मुझसे चर्चा कराइए। सबसे पहले हिंदू धर्म की पद्धतियों का, उनके संस्कारों का
उनकी फिलॉसफी का अगर खंडन अगर कोई करेगा तो सबसे पहले मैं करूँगा और मैं इससे रैलिश करता था। बहुत मज़ा आता था। अब एक्सप्लोर करते-करते यात्रा आगे बढ़ी। यात्रा आगे बढ़ी तो कुछ मुस्लिम्स फ्रेंड भी जो हैं हमारे टच में आए। देन आई टॉक्ड टू देम। मैंने पूछा सेम क्वेश्चंस कि हू इज़ गॉड? तो उन्होंने बताया कि ईश्वर एक है और सर्वशक्तिमान है। मैंने परफेक्ट, यही तो मुझे सुनना है। अच्छा कुछ गलत नहीं है इसमें। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रिलिजन, ये किसी रिलिजन या किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट में बातें नहीं कर रहा हूँ मैं। बट मैं कह रहा हूँ व्हाट आई फील, इट इज़ माय ऑब्जर्वेशन। फैंटास्टिक, मुझे लगा इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो मैं और एक्सप्लोर करने लगा। मैंने कहा मुझे और कुछ बताओ और मैंने फिर पढ़ा, सीखा, जाना। बट आई डोंट नो जो मेरे अंदर का जो एक बोल सकते हो कि जो इनक्यूसिटिवनेस है, जो एक्सप्लोर करना चाहता था चीज़ों का, वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। मज़ा नहीं आ रहा था। और इसी क्रम में एक दिन वृंदावन आना हुआ। कुछ दोस्तों के साथ में वो जर्नी भी बड़ी अजीब-सी है बिकॉज़ एज़ आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैं एकदम एंटी हिंदू एंटिटी बन चुका था। वृंदावन मेरे लिए एक सबसे गंदा प्लेस था। जब मैं आया तो मेरा फर्स्ट थॉट यही था, ये गंदी गलियाँ, सूअर टहल रहे हैं, कीचड़ है, चमड़ी से देख रहा था ना वृंदावन को, तो वो थॉट आया। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये हुई कि जब वृंदावन में आया और श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर में जब मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ आया, तो जब आया तो मुझे एक बुक जो है वो पता नहीं कहाँ से प्रेरणा आई, हरे कृष्णा चैलेंज, मैंने उस बुक को पढ़ा और कमाल की बुक है और मैं सबको रिकमेंड करूँगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से जितने भी दिग्भ्रमित यूथ हैं और सिर्फ़ यूथ ही क्यों, किसी भी उम्र के जो भी लोग हैं और एक्चुअली जो जानना चाहते हैं, लाइफ़ में चीज़ों को समझना चाहते हैं, इफ यू हैव सीरियस इनक्यूसिटिवनेस इन योर माइंड, वो कहते हैं ना वो जिज्ञासा अगर आपके अंदर है, तो आपको हरे कृष्णा चैलेंज बुक पढ़नी चाहिए। और हरे कृष्णा चैलेंज बुक पढ़ने के बाद डेफ़िनेटली अगर आप हरे कृष्णा चैलेंज बुक पढ़ेंगे तो फिर भगवद गीता अवश्य पढ़ेंगे एंड दिस इज़ माय गारंटी। तो मेरे साथ भी वही हुआ। तो हरे कृष्णा चैलेंज बुक को पढ़ा, भगवद गीता को पढ़ा और जब भगवद गीता को पढ़ा तो भगवद गीता पढ़ने के बाद ऐसा लगा, पहले तो आई मीन फर्स्टली आई वाज़ क्राइंग, मैंने ये दिस इज़ समथिंग व्हिच आई वाज़ लुकिंग, आई वाज़ एक्सप्लोरिंग, मैं ढूँढ रहा था, डिस्कवर कर रहा था। फिर जब पढ़ा और पढ़ा और पढ़ा और पढ़ा, फिर भक्तों की कृपा हुई, भक्तों की कृपा के माध्यम से मंदिर थोड़ा जाना बढ़ा और जब मंदिर जाना शुरू किया, तो हमारे जो मेंटर हैं हिज़ ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु जी, हिज़ ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु जी के मैं टच में आया। प्रभु जी ने बहुत कुछ सिखाया। तो इस तरीके से धीरे-धीरे ये जर्नी स्टार्ट हुई। लेकिन अगेन मैंने बताया था ये जर्नी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि जो मैंने फेस किया आई वाज़ फॉर्च्यूनेट इनफ, मुझे लगता है कि मैं भक्तों की कृपा से श्री राधा श्याम सुंदर की कृपा से मुझे तो रास्ता मिल गया। मुझे तो भक्तों ने पकड़ लिया। मुझे तो भगवद गीता ने पकड़ लिया। आज शायद बैठ के मैं ये बात कर पा रहा हूँ। लेकिन कितने सारे लोग आज दिग्भ्रमित हैं। उनको पता ही नहीं है। सो दिस इज़ इट। बहुत सुंदर तरह से बताया, आपकी जर्नी तो सच में बहुत इंटरेस्टिंग थी प्रभु जी। आज की यूथ की यही कंडीशन है कि वे सनातन विरोधी हैं, हुँ, बहुत हुँ। हैं। तो ये कंडीशन कैसे बनी कि हमारे देश में जो भारत भूमि है, वो भगवान की भूमि है, देवभूमि कहा जाता है। वहाँ का जो यूथ है, जो युवक है, वो कैसे सनातन के विरोधी हो गया? आई थिंक दिस इज़ अ फैंटास्टिक क्वेश्चन और मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं तो ये सजेशन देना चाहूँगा कि इस पर एक पूरा पूरा एक चैप्टर होना चाहिए। चैप्टर नहीं, एक पूरी बुक होनी चाहिए। ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये बड़ा अनफॉर्च्यूनेटली है कि जिस देश में हम रहते हैं, जहाँ पर वृंदावन धाम है, जहाँ पर अयोध्या धाम है, जहाँ पर जगन्नाथपुरी जी है, जहाँ पर राम सेतु के विषय में चर्चा होती है, जहाँ पर इतिहास रहा है श्रीमद् भागवतम का, श्रीमद् भगवद गीता का, महाभारत का, आज वहाँ पर ये स्थिति है कि लोग सनातन विरोधी हो गए या सनातन के विषय में जानना चाहते हैं तो सही सोर्स अवेलेबल नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा हुआ क्यों? आई थिंक मैं ठीक से कॉम्प्रिहेंड कर पा रहा हूँ जो आपने क्वेश्चन पूछा है। तो एग्ज़ैक्टली हुआ कैसे? मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए ना आपको इतिहास को समझना पड़ेगा और इतिहास वो नहीं है जो हमें पढ़ाया जा रहा है अनफॉर्च्यूनेटली।
इतिहास वो नहीं है जो हम टीवी पे देखते हैं। इतिहास वो नहीं है जो सो कॉल्ड प्रोफेसर्स बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ही फैंसी तरीके से पढ़ा रहे हैं। इतिहास माताजी ना कभी यू नो सब्जेक्टिव नहीं हो सकता है। इतिहास एज़ इट इज़ होता है, जो है सो है। उसे चेंज नहीं कर सकते आप। अब अगर यूथ इस तरीके से भटका हुआ है आज के टाइम पर, तो भटके होने का बहुत बड़ा कारण है गलत तरह से इतिहास को समझना और पढ़ना। क्यों गलत तरीके से इतिहास को पढ़ा है और समझा है? पढ़ाया गया है। क्यों पढ़ाया गया है? इसलिए पढ़ाया गया है क्योंकि भारतीय संस्कृति को, भारतीय कल्चर को खत्म करने का एक प्रॉपर सिस्टमैटिक प्लान था। क्या प्लान था? उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपसे एक वर्ड सुनना चाहता हूँ, एक वर्ड का मीनिंग जानना चाहता हूँ, अगर आपको पता हो तो बताइए। एक वर्ड होता है जिम्मी, जिम्मी वर्ड होता है। हैव यू जी। एवर हर्ड जिम्मी क्या होता है? नहीं, नो। कोई बात नहीं। अब मैं इसके बारे में चर्चा करता हूँ। जिम्मी वर्ड जो है ये मुगल काल में आया। किस में आया? मुगल काल में। आपने कभी नोटिस किया कि एक भारतीय, एक जिसका एक स्ट्रॉन्ग कल्चर है, जहाँ पर ऋषि मुनियों की परंपरा रही है, जहाँ पर आध्यात्मिकता और विज्ञान अलग-अलग विषय नहीं रहे। अगर आज जब बात हम यूरोप की करते हैं, तो यूरोप में अगर आप देखेंगे स्पिरिचुअलिटी और साइंस को बिल्कुल अलग करके देकर रखा गया है। भारत का ये कल्चर नहीं रहा है। हमारे यहाँ तो ऋषि ही क्या रहे हैं? ऋषि ही वैज्ञानिक रहे हैं। वैज्ञानिक, यस। तो हमारे यहाँ पर तो ऋषि ही वैज्ञानिक रहे हैं, राइट? यूरोप वाला कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे यहाँ। तो अगर आप यूरोप के कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो यूरोप में क्या हुआ? यूरोप में चर्च का डोमिनेंस था और यूरोप में चर्च का डोमिनेंस किसके ऊपर था? यूरोप में चर्च का डोमिनेंस था राजा के ऊपर, राइट? और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूरोप में क्या हुआ? साइंस डेवलप हुई। और जब साइंस डेवलप हुई तो साइंस की जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो एनालॉजी थी, वो चर्च के बिल्कुल अगेंस्ट थी। एंड आई एम श्योर आपने सुना होगा, गैलीलियो का नाम सुना होगा, गैलीलियो। राइट? चर्च कहता था कि जो अर्थ है वो चपटी है। अब्राहमिक रिलीजन का कॉन्सेप्ट ये है कि अर्थ जो है वो फ्लैट है, चपटी है। साइंस जब डेवलप होती है तो साइंस कहती है नहीं 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 नहीं, अर्थ जो है वो गोल है। गैलीलियो ने बोला ये, उसको फांसी पे लटका दिया। ये एग्जाम्पल मैं आपको क्यों दे रहा हूं? मैं एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रहा हूं कि वहां पर साइंस और स्पिरिचुअलिटी अलग है। भारतवर्ष में ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऋषि जो है वो ऋषि ही वैज्ञानिक है। वो स्पिरिचुअलिटी भी जानते हैं, वो साइंस भी जानते हैं। अगेन, तो जिस ऐसा देश जहां ऋषि परंपरा रही हो, जहां शास्त्रों का अध्ययन होता हो, जहां पर वेदों का कल्चर हो, जहां पर गुरुकुल हो, वहां का यूथ, वहां का युवा कैसे अपने रास्ते से भटक गया? इस प्रश्न का आंसर देते देते मैं जिम्मी पर आ गया था। जिम्मी वर्ड है मुगल काल का। जब मुगल इन्वेडर्स जब भारतवर्ष में आए, तो जब मुगल इन्वेडर्स आए तो क्या हुआ भारतीयों के साथ? ब्रूटिलिटी। और उस ब्रूटिलिटी के बारे में शायद मैं अगर डिटेल में बात करने जाऊं तो मुझे लगता है कि पॉडकास्ट थोड़ा अलग चला जाएगा। मैं उस विषय को नहीं टच करना चाहता, बट एक वर्ड में बोलना चाहूंगा, ब्रूटिलिटी। अगर आप नॉन मुस्लिम हैं, राइट, अगर आप इस्लाम धर्म को मानने वाले नहीं हैं, यू हैव अ थ्री चॉइस। आपके पास तीन चॉइस है। चॉइस नंबर वन, आप इस्लाम को अपना लो। चॉइस नंबर टू, आप मृत्यु को अपना लो। चॉइस नंबर थ्री, आप जिम्मी बन जाओ। जिम्मी का मतलब होता है दबे कुचले लोग, दबा हुआ वर्ग। भारत की सनातन संस्कृति इन्वेडर्स के आने के बाद, मुगल आक्रांताओं के आने के बाद से जिम्मी बन गई। क्यों जिम्मी बन गई? या तो उनके पास ऑप्शन था मृत्यु को चूज कर ले, या वो इस्लाम को अपना ले। इस्लाम को नहीं अपना सकते थे, मृत्यु को नहीं अपना सकते थे, तो बेहतर उनको क्या लगा? जिम्मी बनना, दबा हुआ वर्ग। दबा हुआ वर्ग का मतलब ये हुआ कि अब यहां पर जो जिम्मी है, इस्लामिक रूलर्स, मुगल इन्वेडर्स ऐसे लोगों का टेक केयर करेंगे। अपनी अपनी जो भी उनका राजा, जो भी राजा है, वो अपनी प्रजा का ख्याल रखेगी। लेकिन अगर प्रजा जिम्मी है, नॉन मुस्लिम है, तो उसे
जजिया कर देना पड़ेगा, जो कि हिंदू दिया करते थे। क्यों दिया पड़ेगा देना क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या कर रही है? बिकॉज इस्लामिक रूलर है ना, इस्लामिक गवर्नमेंट नाउ, राइट? राजा बैठा हुआ है, वो इस्लाम को मानने वाला है, राइट? तो ये राजा अपनी प्रजा की टेक केयर कर रहा है, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट, सॉरी नॉट गवर्नमेंट, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल। नाउ द पीपल एंड स्पेशली द हिंदूज पीपल, व्हाट एग्जैक्टली दे विल पे टैक्स, जजिया देंगे। मुसलमानों से नहीं लगता था। अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आप सर उठाकर चल नहीं सकते, आपको सर झुका के चलना पड़ेगा। और कुछ इस प्रकार की सिस्टम भी थे कि आप घोड़े पर नहीं बैठ सकते हो। जिस प्रकार से मुस्लिम वस्त्र पहना करते थे उस टाइम पर, आप वो नहीं पहन सकते हो। आप समझ रहे हो? 800 वर्षों तक शासन किया है आक्रांताओं ने। आप फील करके देखिए, अगर आज आपको ये बोला जाए माता जी कि आप किसी व्यक्ति विशेष के सामने अपना सर ऊंचा नहीं कर सकते हो, आप सर झुका के चलेंगे, आप प्रिविलेज ने एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, आपके बाद फिर नेक्स्ट जनरेशन में ये जाएगा, फिर ये नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, फिर ये नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, फिर ये नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। 800 वर्षों तक हमारी भारतवर्ष की पीढ़ी ने ये सहा है। क्यों हमारी भारतीयों का, भारतीय संस्कृति का आत्मविश्वास कम कैसे हो गया? टूट गया है मनोबल। और टूटने का सबसे बड़ा कारण ये दबा हुआ वर्ग। और इसके बाद जब अंग्रेज भारत आए, जब अंग्रेज भारत आए, तो अंग्रेज भारत आए तो उस टाइम पर हिंदू भी था, मुस्लिम भी थे, अदर कम्युनिटीज के लोग भी थे, और अब अंग्रेज भी आ चुके थे। तो जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने देखा मेजॉरिटी यहां पर कौन है? मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन। कैसी है? दबी कुचली है। कैसी है? दबी कुचली है। अंग्रेजों की और मुगलों की लड़ाई अलग है। अंग्रेज और मुगलों की लड़ाई के बीच में आप कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि मुगलों को ये लग रहा है कि हमने इस देश पर राज किया है। वो उसको मुगल जो हैं अंग्रेजों को एक कॉम्पिटिटर के जैसे देख रहे हैं। हिंदू कॉम्पिटिटर के जैसा नहीं देख रहा है। हिंदू की कहानी ये थी कि एक इन्वेडर गया, दूसरा आ गया, दूसरा तीसरा, दूसरा गया, तीसरा आ गया। हिंदू कम्युनिटी के बीच में शायद सनातन जो कम्युनिटी है इसके बीच में चर्चा ये होती थी कि अब कौन लुटेरा आएगा और कौन लुटेरा जाएगा। हमें तो आदत हो गई थी लुटने की। तो जब इतिहास ऐसा रहा हो तो आत्मविश्वास तो नष्ट हो ही जाएगा। आत्मविश्वास तो नष्ट हो ही जाएगा। तो बहुत बड़ा जो डिस्ट्रक्शन है वो मुगल इन्वेडर्स ने किया, और उसके बाद रही कसी जो कसर है, जो आगे का जो नेक्स्ट और ज़्यादा ब्रूटल काम है वो ब्रिटिशर्स ने किया। इस तरीके से भारतीय संस्कृति का तो सिर्फ नुकसान, डिस्ट्रक्शन, 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 डिस्ट्रक्शन ही हो रहा है। वी आर फॉर्च्यूनेट इनफ, मुझे लगता है वी शुड से थैंक्स टू द ब्राह्मण। हमें ऐसे बहुत सारे लोगों का धन्यवाद करना चाहिए, ऐसे ब्राह्मणों का धन्यवाद करना चाहिए कि जब मुगल आक्रांताओं से भारतवर्ष की भूमि लहूलुहान की जा रही थी, लोगों के जनेऊ उतारे जा रहे थे, कत्लेआम मचा हुआ था, तो हम उन ब्राह्मणों ने मंत्रों को अपने कंठों में संभाल के रखा हुआ था, और शायद उन कंठों की वजह से ही शायद आज हम यहाँ पर बैठ के चर्चा कर पा रहे हैं। आई बिलीव शायद मैं आपका आंसर ठीक-ठीक से दे पाया कि यस, यूथ क्यों भटका हुआ है। यूथ इसलिए यस, भटका हुआ है, क्योंकि इतिहास तो ज़िम्मी दबे हुए बरग रहे हो ना आप। जी, आपका प्राइड, सेंस ऑफ प्राइड तो खत्म कर दिया ना। सेंस ऑफ प्राइड ही नहीं रहेगा तो आप कैसे समझ सकते हो चीज़? आई एम मेकिंग सेंस? आप मेरी बात यस, समझ पा रहे हो? 100%, प्लीज़ यस। बताइए। रोज़ी, आपने जो हमें इतिहास के बारे में बताया, ऐसा लगा कि जैसे किसी ने हमारी आँखें खोल दी हों। इसके आपकी बातों से जो आपने इतिहास के बारे में बताया, उससे एक क्यूरियोसिटी अंदर जागी कि क्या सनातन संस्कृति इतनी कमज़ोर थी कि कोई भी आके रूल करके चला गया हमारे ऊपर? और कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारी सनातन संस्कृति को डैमेज किया? आई थिंक अमेजिंग, अमेजिंग क्वेश्चन। आई थिंक मुझे लगता है ये हैं रियल क्वेश्चन्स जो आज के युवाओं को डिस्कस करने चाहिए, पूछने चाहिए।
हम बड़े अनफॉर्चुनेट हैं, आज के टाइम पर इस तरीके की क्वेश्चन कोई पूछता ही नहीं है। हमें फुर्सत ही नहीं मिलती है। स्टैंड अप कॉमेडियंस, द डिस शो। एनीवेज, बैक टू द क्वेश्चन। भारतीय संस्कृति कमज़ोर नहीं है, और स्पेशली मैं जब भारतीय संस्कृति की बात कर रहा हूँ, तो मैं सनातन धर्म का नाम भी लेना चाहूँगा, बिकॉज़ भारतीय संस्कृति और सनातन ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तो यस। भारतीय संस्कृति और सनातन कमज़ोर नहीं रहा है, वीक नहीं रहा है कभी। हम एक सिविलाइज़ेशन पावर थे, हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन कोई बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। जब कंसिस्टेंटली अटैक्स होते हैं, तो वो वीक पड़ जाता है। सिस्टम कोलैप्स कर सकता है, राइट? तो दुनिया में मुझे नहीं लगता कोई ऐसी सिविलाइज़ेशन रही होगी, चाहे मेसोपोटामिया की बात कर लें, इजिप्ट की बात कर लें, ईरान की बात कर लें, किसी और सिविलाइज़ेशन की बात कर लें। आई डोंट थिंक कि कहीं पर इतना ज़्यादा इनोवेट किया गया, इतना ज़्यादा अटैक किया गया, उसकी संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया गया। हम तो वो लोग हैं, हमें मंगोल आए, पीट के चले गए। मुगल आए, पीट के चले गए। खलजी डायनेस्टी आई, पीट के चले गए। पुर्तगाल आए, पीट के चले गए। अंग्रेज आए, पीट के चले गए। तो क्या हम वीक थे? नहीं, वीक नहीं थे। इसमें कहीं न कहीं से हमारा कल्चर ही जो है ना, हमारा कल्चर ही कहीं न कहीं से मैं इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। हमारा कल्चर है ना, हम वेलकम करते हैं सबका। हमारा कल्चर है कि ना हम समभाव वाले लोग हैं, समभाव वाले लोग हैं। हमारा कल्चर है, हम कुत्ते में, चांडाल में और एक ब्राह्मण में कोई फ़र्क नहीं करते। हमने कभी हमारा कल्चर कभी ये रहा ही नहीं कि वो मंगोल हैं, कि वो आए हैं, वो हम मुगल हैं, वो पोर्तुगीज़ हैं। नहीं, हमारे लिए ह्यूमन बीइंग्स इम्पोर्टेंट है। हमारा कल्चर ये रहा। जो आया, हमने एक्सेप्ट किया। हमने उनके साथ जेल अप होने का प्रयास किया। हमें बदले में क्या मिला? हमें बदले में डिस्ट्रक्शन मिला। ये एक ऐसा विषय है जिसमें आई थिंक बहुत डीप डिस्कशन किया जा सकता है, लेकिन मैं इसका एक दूसरा एंगल भी डिस्कस करना चाहता हूँ। आपका शायद क्वेश्चन ये था कि हमारा जो कल्चर है क्या इतना वीक था? अब यहाँ पर बात आती है कि जब आपके ऊपर डायरेक्टली अटैक हो रहे हैं आपके कल्चर पर, आपके इंस्टीट्यूशन पर, आपकी फैमिलीज़ पर, तो आप कहीं न कहीं कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से जो एक्चुअली में वैल्यू है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने लगोगे। मैं आपको एक एनालॉजी से समझाता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, जैसे सिस्टम होता है, राइट? अभी हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये पॉडकास्ट सिस्टम में जाएगा, एडिटिंग होगी। तो जब बात सिस्टम की करते हैं, तो एक होता है सॉफ्टवेयर और एक होता है हार्डवेयर। भारतीय सत्य सनातन संस्कृति का जो हार्डवेयर है, वो क्या है? अगर हम बात हार्डवेयर की करें, तो हमारी संस्कृति का जो हार्डवेयर है, वो हमारे इंस्टीट्यूशन है, मंदिर, लाइब्रेरीज़, तक्षशिला, नालंदा, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन। ये जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन है, ये हार्डवेयर हैं। और अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, तो यहाँ पर जो वैदिक शास्त्र, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता, इन सब का जो ज्ञान दिया जा रहा है, ये हमारा सॉफ्टवेयर है। तो हमारे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों पर ये अटैक किया गया। हार्डवेयर पर किसने अटैक किया? मुगलों ने किया। सॉफ्टवेयर पर किसने अटैक किया? मैं बोलूँगा ब्रिटिशर्स ने किया। आप मुझसे बोलेंगे हार्डवेयर पे कैसे अटैक किया गया? समझाता हूँ। आई थिंक कहीं छुपा नहीं है। भारतवर्ष में मुगल आक्रांताओं ने किस मंदिरों का डिस्ट्रक्शन किया, वो कहीं छुपा नहीं है। यस। और मंदिरों का जो डिस्ट्रक्शन किया है, उसको समझने के लिए आपको 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए आप मंदिरों के अकाउंट्स पढ़िए। उसके लिए भारत में आए हुए जो ट्रैवलर्स हैं, उनके अकाउंट्स को पढ़िए। आप समझ रहे हैं ना? उनके यस। अकाउंट्स को पढ़िए। हमारे यस। हार्डवेयर को अटैक किया गया। मंदिरों को बदनाम किया गया। अब मैं आपको एक नई बात बताता हूँ, मज़ेदार बात है ये। देवीदासी प्रथा के विषय में जानते हो आप? यस। देवीदासी यस। प्रथा।
क्या जानते हो आप देवीदासी प्रथा के बारे में? थोड़ा बहुत जो भी आप जानते हो बताइए। मे बी उनका विवाह करा दिया जाता था भगवान की डिटीज से, तो नहीं, नहीं, जहाँ नहीं। तक मंदिर जो हमारी आस्था का केंद्र है, जो हमारी सत्य सनातन संस्कृति का केंद्र है, उनको क्या किया गया? उनको डिफेम किया गया। देवीदासी प्रथा, मंदिरों को वेश्यावृत्ति से जोड़ दिया गया। आप सोचिए, माताजी हुँ, आप किसी ऐसे मंदिर में जाना चाहोगे, जहाँ पर आपको पता चले कि यहाँ पर कुछ वेश्यावृत्ति या ड्रग्स या कुछ भी गलत इल्लीगल वर्क हो रहा है? सोचिए। तो हमारे इंस्टीट्यूशंस को देवीदासी प्रथा जैसी पता नहीं कितनी सारी कुरीतियों के साथ जोड़ दिया गया। तो कहीं न कहीं से हमारे इंस्टीट्यूशंस को क्या किया जा रहा है? हमारे इंस्टीट्यूशंस को डिमोरलाइज़ किया जा रहा है। आप समझ पा रहे हैं? यस। डिमोरलाइज़ किया जा रहा है। आप अपने मम्मी-पापा से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। एक तीसरा व्यक्ति आता है और तीसरा व्यक्ति आपके पेरेंट्स के बारे में या जो भी आप जिसके साथ भी आप क्लोज़ फ़ील करते हैं, उसके बारे में कोई स्टोरी सुनाता है कि वो तो करप्ट हैं, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। आपको डिमोरलाइज़ किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? डिमोरलाइज़। डिमोरलाइज़। आपका शायद जो रिगार्ड है, आपका जो रिस्पेक्ट है, आपका जो लव है, जो डिवोशन है, वो कहीं न कहीं से उसमें क्षति पहुँचेगी। और यस। भारतवर्ष में प्रयास लगातार हुआ है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, लगातार 700-800 वर्षों तक रहा हुआ है, हुँ, राइट? अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, राइट? अगर बात सॉफ्टवेयर की करें तो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा वैसे आपने पूछा भी है कि भारतीय संस्कृति को अंग्रेज़ों ने कैसे नुकसान पहुँचाया? तो अंग्रेज़ों के आने से पहले हमारे यहाँ पर गुरुकुल का सिस्टम एग्ज़िस्ट करता था। किसका सिस्टम एग्ज़िस्ट करता था? गुरुकुल शिक्षा पद्धति। और क्या कमाल का सिस्टम था गुरुकुल का। आजकल का जो कॉन्वेंट सिस्टम है जस्ट इसके अपोज़िट कमाल का एजुकेशन सिस्टम। कौन फंड करता था? गाँव के लोग। हर एक गाँव में गुरुकुल होता था। और जो विद्यार्थी होते थे, उस गाँव के जो रहने वाले विद्यार्थी वो फ्री एजुकेशन गेन करते थे। और गाँव के लोग मिलकर उस एजुकेशन सिस्टम को, उस गुरुकुल पद्धति को फंड किया करते थे। क्या सिखाया जाता था गुरुकुल में? हमारे वेद, शास्त्र, श्रीमद् भागवतम, राइट? श्रुतियों के माध्यम से ओरल ट्रांसफर हुआ करता था। क्या कमाल का एजुकेशन था। मतलब समझ रहे हो आप? मुझे कई बार हँसी आती है कि यूरोप में जब फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी ना 1789 में और बिफोर द 1789 बिफोर द फ्रांसीसी क्रांति जब यूरोप के लोग लड़ रहे थे, मर रहे थे आउट ऑफ हंगर, दे वर डाइंग। उस टाइम पर हमारे यहाँ पर हम लोग संस्कृत भाषा में हम लोग वेदों का अध्ययन कर रहे थे। हमारे यहाँ पर गुरुकुल सिस्टम एग्जिस्ट किया करते थे। इतिहास में जब यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो यूरोपियन हिस्ट्री में आप पढ़िएगा तो उसमें बात करते हैं वहाँ पर गरीबी थी, पॉवर्टी थी, कुछ प्रिविलेज्ड पीपल, कुछ लोग, कुलीन वर्ग के लोग, एरिस्टोक्रेटिक पीपल, दे वर एन्जॉयिंग अ लॉट। कोई राइट्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। महिलाओं को एजुकेशन का राइट नहीं था। अगर आप किसी दूसरी कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हो, कम्युनिटी मतलब दूसरी क्लास से बिलॉन्ग करते हो, अगर आप एरिस्टोक्रेटिक नहीं हो, तो आपके पास लैंड राइट्स नहीं थे आपको। आपके लिए जो सिविल लॉज़ थे वो अलग थे। ये कहानी यूरोप की थी और जब यूरोप रेंग रहा था ज़मीन पर, उस टाइम पर भारत में गुरुकुल में हम शिक्षा का आदान-प्रदान कर कमाल का सिस्टम था। अब आते हैं यहाँ पर अंग्रेज़। अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को समझ लिया कि ये जो सनातनी हैं, अगर इन सनातनी को अपने कंट्रोल में लेना है, तो हमें इनके आत्मविश्वास को तोड़ना पड़ेगा। हमें इनके हुँ, आत्मबल को तोड़ना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, किसी पेड़ को अगर जड़ से मिटाना है, खत्म करना है, तो उसकी टहनियाँ काटने से काम नहीं चलेगा। उसके तने काटने से काम नहीं चलेगा। मुगल इन्वेडर्स ने हमारी टहनियाँ काटी, हुँ, हमारे तने काटने का प्रयास किया। हमारी मूल को नष्ट नहीं कर पाए, हुँ, क्योंकि हमारी फिलॉसफी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आई एम टेलिंग यू। अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को समझ लिया। यस, एक्सपर्ट, दीज़ पीपल आर एक्सपर्ट, आई एम एक्स टेलिंग यू। यस, तो अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को समझ लिया, वो इस चीज़ को जानते थे कि अगर इस भारतीय संस्कृति को इन लोगों को कंट्रोल करना है, तो इसका मूल नाश करना पड़ेगा, जड़ से खत्म करना पड़ेगा सिस्टम।
सो इंट्रोड्यूस होते हैं हमारे मैकाले साहब, और ये वो व्यक्ति है मैकाले, ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में ये व्यक्ति बोलता है कि भारतवर्ष में जितना यूरोप की लाइब्रेरी में ज्ञान फैला हुआ है ना, भारतवर्ष में किसी लाइब्रेरी की किसी एक किताब के एक पन्ने में है वो ज्ञान. दिस मैन, दिस मैकाले, लॉर्ड मैकाले, ही इज सेइंग ऑन रिकॉर्ड इन द पार्लियामेंट. अब जब मैं ये बात बोल रहा हूं और जब ये वीडियो पब्लिश होगा, जब पॉडकास्ट में जाएगा, आई नो बहुत सारे लोग इसको देखेंगे और बोलेंगे अरे ये क्या बात कर रहे हैं. क्योंकि बात ये है ना, आज के टाइम पर ना सच के जो पैर है ना, सत्य के पैर बड़े कमजोर हो चुके हैं. इस पर भी मैं अब डिस्कशन करूंगा क्यों हो चुके हैं, कर ही रहे हैं हम. तो मैकाले ने क्या किया, मैकाले ने यहां पर ही बोला ब्रिटिश के पार्लियामेंट में कि दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ द इंडियन वैदिक लिटरेचर, राइट. तो इंडियन वैदिक लिटरेचर को अब जड़ से समाप्त करना है. तो क्या होगा, बिकॉज ब्रिटिशर जब इंडिया में आए तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सारा एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में था. सबसे पहला लॉ आया कि गुरुकुल को बैन करो. रातों रात गुरुकुल को बैन कर दिया गया. हमारा एजुकेशन सिस्टम जहां पर वेदों का, जहां पर शास्त्रों का आदान प्रदान हो रहा था, उसको बैन कर दिया गया. अब हमारे पास अदर ऑप्शंस क्या थे? देन इंट्रोड्यूस होते हैं ब्रिटिश कॉन्वेंट स्कूल्स. And now the Indians, they were forced to enter in the British convent school. और ब्रिटिश कॉन्वेंट स्कूल में जाके हम वहां क्या पढ़ेंगे? वही पढ़ेंगे जो यॉर्कशायर की गलियों में रहने वाले लोगों ने पढ़ा और फिर जाकर किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में जाके मजदूर बन गए. हमारी शिक्षा भी, हमारी शिक्षा पद्धति भी मजदूर बनाने वाली यहां से स्टार्ट हो गई. मैकाले ने क्या किया? मैकाले ने सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को नहीं बदला. मैकाले ने हमारे वेदों को, हमारे स्क्रिप्चर्स को, इन सबको मिथ बना दिया. क्या बना दिया? मिथ बना दिया कि ये सब तो कल्पना है. क्या है? ये सब कल्पना है. और बहुत ही प्लान्ड था. कभी सिर्फ कभी मौका मिले तो आप पॉडकास्ट सिर्फ मैकाले के एजुकेशन सिस्टम पर ही करिएगा. ये इतना कमाल का विषय है कि इस पर मुझे लगता है कि प्रत्येक भारतीय को सुनना चाहिए कि सच क्या है. तो जो अभी तक हमारे लिए गर्व का विषय थे, भगवान राम, भगवान कृष्ण, जिन पर हम जो हमारे लिए प्राइड थे, तो अभी नया एजुकेशन सिस्टम आ चुका है. एज पर द न्यू एजुकेशन सिस्टम नाउ कृष्ण और राम मिथ बन चुके हैं, कल्पना बन चुके हैं. आप समझ रहे हो? यस. हम कुछ कर नहीं सकते थे. वी वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स. अब यहां से स्टार्ट होता है एट्रोसिटीज लिटरेचर. एट्रोसिटीज लिटरेचर क्या होता है? ओके, समझाता हूं. एट्रोसिटी लिटरेचर का मतलब यह है कि अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने देखा कि भारत की संस्कृति जो रिच है, एजुकेशन सिस्टम को सिर्फ बदलने से काम नहीं चलेगा. एजुकेशन सिस्टम में तो उन्होंने ओके, ऑल राइट, वेद और वैदिक शास्त्रों का जो अध्ययन कर रहे थे अब नहीं कर पाओगे बिकॉज नाउ यू आर इन कॉन्वेंट एजुकेशन सिस्टम, राइट. और जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उसको मिथ बना दिया. अब यहां पर जो एट्रोसिटीज लिटरेचर की जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर मेरा मतलब ये है, हमारे समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं उनको इतना बड़ा करके दिखाया जाएगा, इतना बड़ा करके दिखाया जाएगा, इतना बड़ा करके दिखाया जाएगा कि पूरी दुनिया में हम लगेंगे दुनिया के सबसे असभ्य लोग. समझ रहे हो आप? दुनिया के सबसे असभ्य लोग. इट्स अ काइंड ऑफ ब्रेन वॉश. 100%. अब हमारे समाज में कुरीतियां भी एग्जिस्ट करती हैं. हर समाज में एग्जिस्ट करती हैं. हमारे समाज में बहुत कम एग्जिस्ट करती थी. यस. हमारे समाज में कुरीतियां बहुत कम एग्जिस्ट करती. कुरीतियां तो कभी भी एग्जिस्ट कर सकती हैं. क्या भगवान राम के समय में रावण नहीं था? क्या कृष्ण के समय, भगवान कृष्ण के समय कंस एग्जिस्ट नहीं करता था? क्या राम के समय पॉलिटिक्स नहीं होती थी? क्या उस टाइम पर लोगों की मान और मर्यादा को, उनकी उनकी मान मर्यादा को क्षति पहुंचाने का प्रयास नहीं किया जाता था? किया जाता था. उस टाइम पर भी होता था. कुरीतियां तो किसी भी समाज में एग्जिस्ट कर सकती हैं, कहीं पर कम, किसी कहीं पर ज्यादा. बट यहां पर ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं? ब्रिटिशर्स भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं लिटरेचर के माध्यम से, क्योंकि प्रिंट आ चुका था. अब तक भारतवर्ष में प्रिंट टेक्नोलॉजी आ चुकी थी. और प्रिंट टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन्होंने क्या कि भारतवर्ष की कुरीतियों को प्रिंट के माध्यम से, मास प्रिंट के माध्यम से इतना पब्लिश किया, इतना पब्लिश किया, इतना पब्लिश किया, इतना पब्लिश किया कि सब जगह बस बुराइयां ही बुराई नजर आ रही थी.
हिंदू कल्चर में जाति सिस्टम है, हिंदू कल्चर में Yes. सती सिस्टम है, हिंदू कल्चर में दहेज प्रथा है, हिंदू कल्चर मूर्ति पूजा करते हैं. दिस वाज द सिस्टम. इसको पढ़ाया जा रहा था और लिटरेचर में पढ़ रहे थे लोग, क्योंकि ओरिजिनल जो हमारी ग्रंथ है उनको कहीं ना कहीं से साइडलाइन कर दिया गया था. और कमाल की बात बताऊं, मैं जब बड़ा हो रहा था ना, जब मैं 10th में था, जब 9th में था, 10th में था, 11th में था, 12th में था, अपने कॉलेज में आया, कितने सारे डिबेट में पार्टिसिपेट किया है दहेज प्रथा के ऊपर, कि दहेज प्रथा सही है या दहेज प्रथा गलत है. Yes. और जब ये डिबेट में पार्टिसिपेट किया, दहेज प्रथा सही है गलत है, डिस्कशन इस पर होना चाहिए, दहेज प्रथा सही है गलत है, बट डिस्कशन अनफॉर्चुनेटली किस पर होता था? दहेज प्रथा इज अ पार्ट ऑफ सत्य सनातन संस्कृति. व्हाट इज दिस? समाज की कोई किसी कुरीति को आपने, दहेज प्रथा को, जाति प्रथा को, सती प्रथा को आपने धर्म के साथ जोड़ दिया. मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं ये बात. आप एक एविडेंस दिखाइए, एक श्लोक दिखाइए जहां पर भारतवर्ष में किसी भी शास्त्र में जहां पर जाति सिस्टम के विषय में बात हो रही है, वर्ण सिस्टम के विषय में बात हो रही है. आप एक एविडेंस दिखाइए जहां पर सती सिस्टम के विषय में बात हो रही है. एक एविडेंस बताइए आप जहां पर दहेज प्रथा के विषय में बात हो रही. कब डिस्कशन हुआ दहेज प्रथा के विषय में? किसी में भी नहीं हुआ. एंड अनफॉर्चुनेटली आई वुड से दिस इज अ भगवत गीता. एंड इस पॉडकास्ट के माध्यम से बोलूंगा मैं आप सबको, जो भी इसको सुन रहा है, पढ़िए, इसमें 700 श्लोक दिए गए हैं. और आप 700 श्लोक पढ़ने के बाद एक बार आप श्रीमद् भागवतम भी पढ़िए. यू विल नॉट फाइंड इवन अ सिंगल श्लोका विच इज टॉकिंग अबाउट अ कास्ट, विच इज टॉकिंग अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन, विच इज टॉकिंग अबाउट अ इनइक्वालिटी. बट अगर ये ग्रंथ, ये लिटरेचर ब्रिटेन का दिया हुआ है, ब्रिटिशर्स का दिया हुआ है, लॉर्ड मैकाले का दिया हुआ है, मैक्स मूलर का दिया हुआ है, तो आपको इसमें भक्ति तो नहीं मिलेगी, भगवान कौन है वो तो नहीं मिलेगा, भगवान की इंस्ट्रक्शंस तो नहीं मिलेंगे, बट इसमें भर भर कर वो कुरीतियां मिलेंगी जो समाज में एग्जिस्ट 0.01% करती हैं. इससे क्या होगा? एक विशेष धर्म बदनाम होगा. Yes. उसकी संस्कृति पर क्वेश्चन मार्क लगेगा. अगेन डिमोरलाइजेशन, इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल लॉस. Yes. वो कहते हैं ना माता जी, 2 प्रकार के युद्ध होते हैं. एक युद्ध होता है युद्ध के मैदान में लड़ा जाता है, वो इतना अच्छा युद्ध नहीं होता है. और एक युद्ध होता है जो क्लासरूम में लड़ा जाता है. किसी को युद्ध के मैदान में हराने से अच्छा है कि क्लासरूम में ही पराजित कर दो. उसे क्लासरूम में ये फील करा दो कि यू बिलोंग टू दिस कल्चर. ओ दहेज प्रथा, सती सिस्टम, कास्ट सिस्टम, बट गया ना हमारा समाज, हो गया ना डिवीजन. Yes. आप मुझे बताइए दहेज प्रथा कहां हमारे शास्त्रों में दिया हुआ? हमारे शास्त्रों में स्त्री धन का कॉन्सेप्ट था. किसका कॉन्सेप्ट था? स्त्री धन का. विवाह के बाद, शादी के बाद मदर की जो प्रॉपर्टी होती थी वो ट्रांसफर होती थी स्त्री को, एंड विच वाज वेरी नाइस सिस्टम. दहेज प्रथा को लाने वाला कौन है? ये ब्रिटिशर्स. आज से 300 साल पहले दहेज प्रथा एग्जिस्ट नहीं करती थी, और अगर एग्जिस्ट करती तो इतिहास में क्यों नहीं है? दिस इज माई क्वेश्चन. अब आप मुझसे कहेंगे ब्रिटिशर्स कैसे लाए? लोग भी सुनेंगे ना, वो कहेंगे क्या बातें कर रहा है. बातें सही कर रहा हूं, आप सही सोर्स से पढ़ नहीं रहे हो. आपने ब्रिटिशर्स के आने पर फैमिली लॉज चेंज हो गए. क्या चेंज हो गया? फैमिली लॉज. मैं दहेज सिस्टम को बता रहा हूं कैसे इंट्रोड्यूस हुआ. फैमिली लॉज कैसे चेंज हुए? मैं हूं, मेरा एक पुत्र है और मेरी एक पुत्री है फॉर एग्जाम्पल. तो वॉट एवर प्रॉपर्टी आई हैव, मेरी प्रॉपर्टी टेक्निकली किसके पास जाएगी? पुत्र के पास जाएगी. किसके पास जाएगी? पुत्र के पास. ये भारतीय संस्कृति नहीं है. ये भारतीय संस्कृति नहीं है. मेरी प्रॉपर्टी टेक्निकली पुत्र के पास क्यों जाएगी? बिकॉज देयर इज अ लॉ. किसने बनाया? ब्रिटिशर्स ने बनाया. क्या लॉ बनाया? कि बेटा ऐसा है कि अगर आपके पास पुत्र है तो आपकी प्रॉपर्टी, आपकी लैंड ट्रांसफर हो जाएगी टू द सन. अगर नहीं है देन दिस विल बिलोंग टू द गवर्नमेंट. नाउ क्या हुआ था झांसी की रानी के साथ? देखिए ना, दत्तक पुत्र की लेकर उन्होंने किस तरीके से रूल किया. क्या था झांसी की रानी के साथ? सेम केस. अब मुझे एक बात बताइए आप, अगर मेरा पुत्र नहीं है फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा पुत्र नहीं है तो क्या होगा? अगर मेरा पुत्र नहीं है, इट मींस मेरी प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी? गवर्नमेंट के पास चली जाएगी.
आप समझ पा रहे कि नहीं? अब यहां से सिस्टम होता है दहेज का। किसका सिस्टम स्टार्ट होता है यहां से? दहेज। दहेज का। यहां से विवाह में हम कहीं ना कहीं से अपनी प्रॉपर्टी, कुछ गिफ्ट्स वो देना हमने शुरू कर दिया। किसको? अपनी डॉटर। बेटियों को, डॉटर्स को। क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस। क्योंकि नहीं दोगे तो वो कहाँ जाएगा सारा का सारा? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट के पास जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट और यहां से निकल कर आ रहा है। आपने भ्रूण हत्या के विषय में सुना है? भ्रूण यस, हत्या के विषय में यस, यस, बहुत सारी टीवी सीरियल्स में, यस, न्यूज में, बॉलीवुड में कितनी चर्चा होती है, कितना डिस्कशन होता है। यस। भ्रूण हत्या। हर किसी को पुत्र चाहिए, हर किसी को पुत्र चाहिए। पुत्री किसी को नहीं चाहिए, आई एम टेलिंग यू, किसी को नहीं चाहिए। और पुत्र क्यों चाहिए? पुत्र इसलिए नहीं चाहिए कि हमें भगवत गीता ने सिखाया है। पुत्र हमें इसलिए नहीं चाहिए कि हमारे शास्त्र रामचरितमानस या श्रीमद् भागवतम ने हमसे बोला है कि आपका पुत्र होना चाहिए। कौन कह रहा है? हमने कभी भी जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सनातन धर्म में नहीं हुआ है। यस। किसी भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सनातन धर्म में नहीं हुआ है। पुत्र इसलिए चाहिए क्योंकि पुत्री अगर होगी तो लैंड मेरी सारी चली जाएगी। तो ये ब्रिटिश का बनाया हुआ लॉ कहीं ना कहीं भ्रूण हत्या को भी बढ़ावा दे रहा है। यस, आप पॉइंट समझ यस, रहे हो ना? यस, यस, क्योंकि यस। पुत्र अगर नहीं होगा तो पुत्री होगी, और पुत्री अगर है तो सब कुछ ट्रांसफर हो जाएगा ब्रिटिशर्स को। यू विल लूज एवरीथिंग। यस, तो ये यस। भी तो ब्रिटिश का दे दिया हुआ। इसके विषय में चर्चा क्यों नहीं होती है? कमाल के लोग हैं। दीज आर कॉल्ड द एट्रोसिटीज लिटरेचर। अपने हिसाब से चीजें लिखिए। आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास सिस्टम है, आप ब्रेन वॉश कर दो। दिस इज कॉल्ड द प्रोपोगेंडा, दुष्प्रचार। या। इसको बोलते दुष्प्रचार। मैं कई बार बोलता हूं कि कश्मीर में जो मिलिटेंट्स है ना वो कश्मीरी हो गए, और जो एक्चुअली कश्मीरी हैं वो बेचारे रिफ्यूजी हो गए। यही होता है प्रोपोगेंडा। जो या, योग है वो साइंटिफिक हो गया, या। और जो योगी हैं वो अनसाइंटिफिक हो गए। योगी मतलब आप किसी अ, अगर कोई भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है, यस, तिलक लगाता है, चोटी रखता है, शास्त्रों की यस, चर्चा करता यस, है, बड़ा अनसाइंटिफिक है, वो बैरबेरिक है, प्रिमिटिव है, असभ्य है। दिस इज यस, कॉल्ड द प्रोपोगेंडा। दिस हैपेंड विद द दहेज प्रथा। यस, दिस हैपेंड विद द सती प्रथा ऑल्सो। यस। ये सती प्रथा के साथ भी हुआ है। जैसा आपने बताया प्रभु जी कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने बहुत ही गहराई से हमारी संस्कृति को ब्रेक करने का प्रयास किया। बहुत ही प्लानिंग के साथ, बहुत ही सिस्टम के साथ। बहुत ही प्लानिंग के साथ, राइट, बिल्कुल। राइट। और हमें पता ही नहीं चला कि हमारा डिग्रेडेशन होता जा रहा है। जैसे आपने बताया कि दहेज प्रथा किस प्रकार से लॉन्च हुआ सोसाइटी में, ये वैदिक संस्कृति में नहीं था। बिल्कुल भी नहीं था। स्त्री धन का कॉन्सेप्ट है, पढ़ लीजिए आप। सती प्रथा और जाति प्रथा ये भी वैदिक संस्कृति में नहीं था। इसको कैसे लेकर आए वो? 100% वैदिक संस्कृति में कुरीतियां एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मैं बहुत इस चीज को प्राउडली एंड बोल्डली बोल रहा हूँ। राइट। इनइक्वालिटी का, इनजस्टिस का, डिस्क्रिमिनेशन का नामो निशान नहीं है यस, हमारी भारतीय संस्कृति में। यस, तो जैसा आपने बताया, इस सती सिस्टम के विषय में आप पूछना चाह रहे हो और जाति सिस्टम के विषय में पूछना चाह रहे हो, बड़ा मजेदार है। सती सिस्टम के विषय में अगर मैं बात करूं, मैं जब क्लास 8th में था, तो क्लास 8 में एक चैप्टर है, जिसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है वीमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म्स। क्या चैप्टर लिखा है एनसीईआरटी वालों ने। और मैं कई बार बोलता हूं, अंग्रेज चले तो गए हैं। कौन गया है अंग्रेज? जब मैं बोलता हूं अंग्रेज गए, वो अंग्रेज चले गए हैं जिनकी चमड़ी गोरी है। जो यस, व्हाइट स्किन पीपल, या, ब्लॉन्ड हेयर, ब्लू आईज, यस, यस, ब्लॉन्ड हेयर, चले गए छोड़ के 1947 में। हमें आजादी मिल गई है, बट क्या एक्चुअली हमको इंटेलेक्चुअल फ्रीडम मिली है? आज हम इंडियन स्किन में अंग्रेज हैं। इसको बोला जाता है भूरे साहब। क्या बोला जाता है? भूरे साहब। ये साहब का जो कल्चर है ना, अंग्रेजी लेकर आए। सुना ये साहब का यस, कल्चर, दरोगा साहब, साहब, कलेक्टर साहब। साहब, यस, राइट। तो आज अंग्रेज अभी भी एग्जिस्ट करते हैं इस सोसाइटी में, अभी भी अंग्रेज एग्जिस्ट करते हैं।
उन्हें वो सच लगता है जो अंग्रेजों ने सिस्टम बनाया है। उन्हें अंग्रेजी अच्छी लगती है। उनको उनके बनाए उनके द्वारा दी हुई जो फिलॉसफीज हैं, एट्रोसिटी लिटरेचर है, ओहो क्या कमाल का लगता है। कितने सारे लोगों की दुकान चल रही है। तो सच्चाई तो ये है माता जी, भारत अभी भी इंटेलेक्चुअल कॉलोनाइज्ड है। अभी भी हम भौतिक बौद्धिक रूप से क्या है, अभी भी हम बौद्धिक रूप से कहीं ना कहीं से गुलाम है, मैं बोलूंगा ये वर्ड। और हम्म इस्कॉन जैसी ऑर्गेनाइजेशन और इस तरह की जो भी अन्य ऑर्गेनाइजेशन है जो वेदों की श्रीमद् भागवतम के विषय में चर्चा कर रहे हैं, हमारा हमारा क्या हमारा काम क्या है, हम क्या कर रहे हैं? यस हम भारतवर्ष को उसी बौद्धिक, उस इंटेलेक्चुअल लॉस से बचाने का ही तो प्रयास कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं? यस यस हाँ, तो मैं बात कर रहा था वीमेन कास्ट एंड रिफॉर्म, क्लास 8 का चैप्टर है। किसने लिखा होगा? किसी इंडियन ने नहीं, किसी अंग्रेज ने। लेकिन वो अंग्रेज कैसा होगा? उसकी आंखें ब्लू नहीं होंगी, भूरी नहीं होंगी, उसकी स्किन व्हाइट नहीं रही होगी, वो इंडियन बॉडी में ही अंग्रेज रहा होगा। और ऐसे अंग्रेज बहुत सारे हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। इफ यू टॉक टू देम, दे टॉक लाइक अ इंटेलिजेंट पीपल। ओहो हो, क्या एनालॉजी देंगे, क्या डिस्कशन करेंगे, यस कमाल का डिस्कशंस करेंगे, तुमको लगेगा वाह साक्षात दंडवत कर लें। यस ये हिरण्यकशिपु से कम नहीं है। यस आई एम टेलिंग यू, यस these यस people are like a हिरण्यकशिपु। यस बिकॉज हिरण्यकशिपु वाज आल्सो वेरी इंटेलेक्चुअल वेरी स्कॉलर, या वेरी स्कॉलर। तो लिखी है किसी ने किताबें, पढ़ रहे हैं। उसमें मैंने पढ़ा था सती सिस्टम के बारे में, राजा राम मोहन राय के बारे में, जाति प्रथा के बारे में। सोसाइटी में ये कुरीतियां एग्जिस्ट करती थी, सती को जला दिया जाता था। वीमेन का अगर हस्बैंड मर गया है तो उस वीमेन को पकड़कर वो रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, मुझे छोड़ो। शी इज क्राइंग लाइक एनीथिंग एंड द पीपल अराउंड अस, वो उसको क्या करेंगे, पकड़ के एक जल्दी चिता में डाल देंगे। अभी सुनने में कैसा लग रहा है? बहुत ही कम दर्दनाक मजा आ रहा है। दर्दनाक तो लग रहा है लेकिन मजा कम आ रहा है। अब सोचो अगर ये फिल्मों में दिखाया जा रहा है, विजुलाइज करो, ओह या एक अबला स्त्री यस दुखी है, मासूम चेहरा है, यस पति की डेथ हो गई है, पेन चेहरे पर है, उसको एक आदमी इधर से पकड़ा हुआ है, एक आदमी इधर से पकड़ा हुआ है, एक आदमी इधर से पकड़ा हुआ है। पकड़ने वाला कौन? ब्राह्मण, हम्म जिसका एक तिलक लगा होगा, हम्म हेट शेप और एक शिखा धोती कुर्ते में। ओह या कौन जला रहा है उसको? उस स्त्री के साथ गलत कौन कर रहा है? ब्राह्मण कर रहे हैं। हम्म दो चीजें हो रही हैं। क्या हो रही हैं? दो चीजें। एक कुरीति, सती सिस्टम तुम्हारे समाज में एग्जिस्ट करती है, जिसके बारे में लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, और साथ ही उसको डिपिक्ट ऐसे किया जा रहा है, लगे हुए साथ में ब्राह्मण है। तो एक और यस कुरीति है कि तुम्हारे समाज में जितना भी गलत है, जो कुछ भी बैकवर्ड है, असभ्य है, गलत है, यस वो मुगलों ने नहीं दिया है, वो ब्रिटिशर्स ने नहीं दिया है, यस इन ब्राह्मणों ने दिया है। सोच रहे हो आप? यस भारत के वर्णाश्रम सिस्टम पर भी अटैक। या इट्स अ ग्रेट डैमेज इट्स एक्चुअली ग्रेट डैमेज। आज ब्राह्मणों की क्या स्थिति है? नो रिस्पेक्ट और जब मैं ब्राह्मणों की बात कर रहा हूँ, मेरा मेरा मतलब किसी दुबे, किसी भारद्वाज, किसी अग्निहोत्री से नहीं है। यस अभी मैं इस पर ब्राह्मणों के विषय में चर्चा करूंगा, जाति प्रथा के सिस्टम में जब हम बात करेंगे, इसके विषय में डेफिनेटली मैं बात करूंगा। तो सती सिस्टम की एक्चुअली सच्चाई तो ये है कि सती सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था। अगेन, इतने सारे स्क्रिप्चर्स मैं फिर से भगवत गीता को उठा रहा हूँ और मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से, आप दिखा दीजिए सती सिस्टम के बारे में कौन सा ऐसा श्लोक है जहां पर यह लिखा जा रहा है कि स्त्री के पुरुष की मृत्यु के बाद उसको आप जलती हुई चिता पर बिठा दो। नेवर कभी नहीं हुआ, नेवर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर उस टाइम पर किसी पर्टिकुलर ट्राइब में, किसी कम्युनिटी में, बिकॉज बहुत सारा, इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स नेशन, अगर 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का भारत आज के टाइम पर, उस टाइम पर तो बहुत बड़ा था, उस टाइम पर अगर भारत के किसी कोने में अगर किसी कुरीति की एक्सरसाइज हो रही है, कुछ रॉन्ग प्रैक्टिस हो रहा है, तो वो सनातन की प्रैक्टिस कैसे हो? आप समझिए ना, यस ये बिल्कुल वैसा ही नहीं है जैसे कोविड के टाइम पर चाइना में वायरस बताया जाता है कि जो कोविड वायरस है वो चाइना से आया। चाइना से कहाँ से आया? वुहान से आया। हम्म
दुनिया उसको कैसे बोलती है? चाइनीज वायरस। चाइनीज अरे किसी एक जगह से आया होगा। हम्म क्या पूरे चाइना में हर एक कोने कोने में बैठा हुआ है कोविड क्या? अरे किसी एक जगह से आया होगा। एंड Yes. व्हाट यू पीपल आर कॉलिंग कि चाइनीज वायरस, चाइना ने वायरस दिया है। व्हाट काइंड ऑफ एनालॉजी दिस इज? अपना ब्रेन यूज कर लो। Yes. हाँ। तो अगर भारतवर्ष में किसी 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 ट्राइब में, इंडिया के किसी कोने में कुछ अगर रॉन्ग प्रैक्टिसेस हो रही थी, वो भारत की प्रैक्टिस नहीं थी, वो सनातन की प्रैक्टिसेस नहीं थी। आज भी ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं, वो श्रीमद् भागवतम की प्रैक्टिस नहीं है। अंग्रेजों ने क्या किया? उसको, उन कुरीतियों को इतना बड़ा चढ़ाकर लिखा, इतना बड़ा चढ़ाकर लिखा कि भारत के वैदिक लिटरेचर का हिस्सा बना दिया। कैसे? मास प्रिंट के थ्रू से। Hmm. आप समझ रहे हैं ना? Yes. और जबकि सच्चाई तो ये है कि सती सिस्टम मुगल जब भारत में आए। अच्छा, एक और चीज है, जब मुगल भारत में आए तो एक जौहर, Yes. राइट? आप तो Zohar. राजस्थान से हैं। Yes. मुझे तो शर्म आती है इस प्रकार की सोच पर कि तुम सती प्रथा के विषय में बात करते हो, जौहर जौहर के विषय में बात ही नहीं करते हो। Yes. कभी पढ़िए जौहर के विषय में, Yes. किस प्रकार से भारतवर्ष की स्त्रियों ने मुगलों, अपना समर्पण, अपने आप को मुगलों को समर्पित नहीं किया। Yes. अपनी प्राइड को, अपने गौरव को बचाने के लिए उन्होंने जलती चिता में, जलती आग में खुद को झोंक दिया। Yes. Yes. क्या माताजी हिस्ट्री में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? नहीं Definitely. पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता है। आप सती सिस्टम के बारे में बात कर रहे हो, इसके विषय में क्यों नहीं बताया जाता कि मेवाड़ में, राजस्थान में हजारों हजारों लाखों स्त्रियों को जलती चिता में, जलती आग में कूदना पड़ा? हाँ, इसके विषय में कोई चर्चा नहीं करता है। सती उनके लिए मैटर करता है, क्योंकि सती को किससे रिलेट कर दिया है? सनातन से। Yes. हाँ, इस भारत के, क्योंकि भारत को क्या करना है? भारत की जड़ें काटनी ना। अभी Yes. मैंने बताया ना, भारत का जो Yes. मूल है Yes. उसे नाश करना है। Yes. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लॉस पहुंचाना है। Yes. इंटेलेक्चुअल कब लॉस होगा? इंटेलेक्चुअल तब लॉस होगा जब मूल नाश होगा। मूल नाश कैसे होगा? कि जितनी भी गलत चीजें हैं ना, उसको इसके साथ जोड़ दो। जोड़ दो। Yes. जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था कि आपको बता देंगे मंदिर, बेटा, छोटे बच्चे से बोलते हैं, बेटा मंदिर मत जाना, वहां पर वो लंबी चोटी वाला है, वो किडनैप कर लेता है, बच्चों के Hmm. साथ ऐसा करता है, वो जाएगा ही नहीं। Yes. Am I Yes. making sense or not? Yes. 100%. तो ये हुआ, तो जौहर के विषय में कोई बात नहीं करता है। ऐसे ही जिस प्रकार से सती सिस्टम के विषय में जब चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो फिर अब आता है जाति सिस्टम। Hmm. माता जी, जाति सिस्टम इज नॉट द पार्ट ऑफ भारतीय संस्कृति। भगवत गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। अरे भाई पढ़ो इसको, स्वयं भगवान की वाणी है। 4 प्रकार के वर्णों के विषय में चर्चा हो रही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, और वो भी गुण कर्म के आधार पर, प्रकृति के गुणों के आधार पर। आप, भारतवर्ष का तो इतिहास रहा है, मेगस्थनीज को पढ़िए, आप इंडिका पढ़िए, इंडिका। मैंने जैसे बोला ना कि अगर भारत के इतिहास को जाना तो आप ट्रेवलर्स को पढ़ो। मेगस्थनीज जब भारत आया तो उसने भारत के विषय में क्या लिखा? उसने लिखा, भारतवर्ष में जो सबसे डिफिकल्ट टास्क है वो ब्राह्मण होना है। फिर आगे वो लिखता है कि ब्राह्मण सत्य के लिए जीता है। किसके लिए जीता है? सत्य के लिए। सबसे डिफिकल्ट होना क्या है? ब्राह्मण होना। Yes. फिर आगे लिखता है कि ब्राह्मण कौन बन सकता है? कोई भी बन सकता है, Hmm. किसी भी क्लास का व्यक्ति बन सकता है। Hmm. मेगस्थनीज ने कभी ये नहीं बोला अगर, अब मैं मेगस्थनीज का एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं, मैं भगवत गीता का एग्जांपल दूंगा तो शायद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सुनेंगे, उनको लगेगा अपने धर्म से ही किसी कल्चर को किसी कल्चर से जस्टिफाई कर रहे हैं। मेगस्थनीज से सुनो, मेगस्थनीज ने कभी नहीं बोला कि भारतवर्ष में जाति सिस्टम है। मेगस्थनीज ने कभी नहीं बोला कि समाज जातियों जातियों में बटा हुआ है, कि कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। नो, नेवर। मेगस्थनीज ने कहीं नहीं लिखा कि स्त्रियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मेगस्थनीज ने कहीं नहीं लिखा कि सती सिस्टम भारतवर्ष में चल रहा है, कभी नहीं। तो जाति सिस्टम जो भारतवर्ष में कैसे आया, थोड़ा इस पे मुझे लगता है चर्चा करना आवश्यक हो गया है। जाति सिस्टम एक्चुअली भारत में अंग्रेजों का बनाया हुआ है, इन्वेडर्स का बनाया हुआ है। एक इंग्लिश, एक पोर्तुगीज वर्ड है
कास्ट कास्ता से आता है। कास्ता बेसिकली ये पोर्तुगीज वर्ड है, डिवीजन को डिफाइन करता है ये। तो भारतवर्ष में कास्ट सिस्टम थोपा गया है। क्या किया गया है? थोपा गया है। अब आप क्वेश्चन ये कि क्यों थोपा गया है? ओके, मैं और आप, हम एक हैं, ठीक है? हमारी एक जैसी क्लास है, शायद हमारा व्यवसाय भी एक जैसा है, और हम एक हैं। हमारे बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। एक बाहरी व्यक्ति आता है, वो आप पर एक टैग लगाता है कि नाउ आपकी ये कास्ट है, मेरी ये कास्ट है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी कास्ट को प्रिविलेज मिलना शुरू होता है, मेरी कास्ट को ऑपरेशन सहना पड़ता है। हमारे आपस में डिविजन्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिविजन्स हो जाएंगे। रवांडा में क्या हुआ? आपने रवांडा में का नाम सुना है? रवांडा में यस रवांडा में आई मीन कमाल की, ये ब्रिटिशर्स कमाल की अंडरस्टैंडिंग है। क्या सोचते हैं रवांडा में? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हुती एंड तुत्सी, ये दो कम्युनिटीज थी। ब्रिटिशर्स, उनके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, रह रहे थे पीसफुली। ब्रिटिशर्स ने क्या किया रवांडा में? रवांडा में पहले अंग्रेजों ने रूल किया, फिर जर्मनी ने रूल किया, स्पेशली जर्मन्स ने। तो इन्होंने क्या किया? वहां पर डिवीजन कर दिया। बोला भाई एक कम्युनिटी है हुती और एक कम्युनिटी है तुत्सी। पता कैसे डिवीजन किया? नोज की साइड से। छोटी नाक है तो आप ये हैं, लंबी नाक है तो आप ये हैं, हाइट ये है तो आप ये हैं। समझ रहे हो आप? सच काइंड ऑफ अ डिस्क्रिमिनेशन। जब डिस्क्रिमिनेशन प्लॉट किया जाता है ना, तब असर नहीं करता है। डिस्क्रिमिनेशन असर करता है अपने 100 साल बाद। डिस्क्रिमिनेशन असर करता है नेक्स्ट जनरेशन में, क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उस नेक्स्ट जनरेशन को कुछ नहीं पता है। यस 1994 में जो रवांडा में मैसेकर हुआ है ऑन द नेम ऑफ कास्ट, यू जस्ट सर्च, किसका फैलाया हुआ है? आज की तारीख में शायद कोई देखेगा तो उसको बोलेगा ये हुती ऐसे हैं, तुत्सी ऐसे हैं, ये नजर आएगा। लेकिन एक्चुअली जड़ें कहां पर हैं? जड़ें हैं मूल के नाश पर। किसने किया? ब्रिटिशर्स ने। हमारे यहां पर किसने किया? ब्रिटिशर्स ने। कैसे किया? काश्ता, डिवीजन कर दिया। 1871 का ईयर साल था, 1871। ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले क्या किया? भारत में सेंसस कराया, भारत में जनगणना शुरू हुई। और ये जनगणना कैसे शुरू हुई? ये जनगणना शुरू हुई कास्ट पर आधारित। लोगों को टैग दिए जा रहे थे कि तू इस कास्ट का है, तू इस कास्ट का है, तू इस कास्ट का है। यू डोंट अंडरस्टैंड। और अब एक बात और मैं यहां पर जरा समझना मेरी बात को। जब 1871 में सेंसस हो रहा है ना, कौन लोग हैं ये जिनका सेंसस हो रहा है? दबे कुचले लोग हैं, ये मत भूलिएगा, क्योंकि ऑलरेडी इनका आत्मविश्वास मर चुका है। यस विरोध करने की ताकत नहीं है इनके पास। यस तो इस प्रकार से सोसाइटी में डिवीजन हुआ। अब जब कास्ट सिस्टम का डिवीजन हो गया, अब अगला टारगेट था ब्राह्मणों को टारगेट करना। अगला जो टारगेट था ब्राह्मण, इनको खत्म करना, क्योंकि सनातन संस्कृति के जो ध्वजावाहक हैं वो ब्राह्मण ही हैं, यस है ना? जितनी भी कुरीतियां हैं उन सब को ब्राह्मणों के साथ रिलेट कर दिया गया। यस यस जैसा कहा जाता है ना कि कृष्णा इज अ प्रोटेक्टर ऑफ ब्राह्मणस, हाँ, गौ ब्राह्मण हिताय च। इंटेलेक्चुअल क्लास है। यस ब्राह्मणों को भाई किसी भी सोसाइटी में अगर आपको पूरा सफाया करना है तो आपको क्या करना है? किसी को मारना है, सर को मारो, यस एक बार में साफ हो जाएगा। यस फिंगर काट दो, जिंदा रहेगा। यस वो दूसरी इनोवेशन क्रिएट कर लेगा, बिकॉज दिस इज द पावर ऑफ ब्राह्मण। यस आप भगवान के समझ पा रहे हैं? जब भगवान के शरीर का वर्णन भी आता है तो ब्राह्मण को भगवान के मस्तक से कंपेयर किया अच्छा, गया ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब भगवान के शरीर का कॉन्सेप्ट किया जाता है तो जितने भी ये है ना, ये जो सनातन विरोधी मैं बोलूं या मैं बोलूं कि इनको भूरे अंग्रेज बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा। सनातन विरोधी तो नहीं है तो सनातन नहीं, लेकिन इंडियन स्किन में जो भूरे अंग्रेज हैं यस साहब, ये लोग कई बार बोला करते हैं कि ये क्या बात हो गई, शूद्रों को भगवान का पैर बना दिया, ब्राह्मण भगवान का सर बना दिया। ये भगवान की बॉडी में भी डिवीजन क्रिएट कर देते हैं, जबकि हमारे शास्त्र स्पष्ट रूप से बता रहे हैं सत्य, चित और आनंद के विषय में बात कर रहे हैं। या तो ये उसमें भी ये बड़े मीन, आई मीन व्हाट शुड आई से, दे आर वेरी कंजर्वेटिव, पढ़ते हैं ही नहीं। क्योंकि शास्त्र के अनुसार या ब्रह्म संहिता के अनुसार तो भगवान के सारे सेंसेस सभी प्रकार के कार्य करने में सक्षम है, तो कोई राइट, कंपेयर नहीं कर सकते कि भगवान का हेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भगवान की
लोटस फीड बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। यस। तो इस प्रकार से ब्राह्मणों को टारगेट किया गया, थ्योरीज लिखी गई, एट्रोसिटी लिटरेचर बनाए गए, प्रोपोगेंडाज बनाए गए, ऐसी ऐसी कहानियां लिखी गई। आजादी के बाद का जो काम था वो बॉलीवुड ने किया। यस। आज भी जब भारतवर्ष में पीके जैसी मूवी बनती हैं, ओ माय गॉड जैसी मूवी बनती हैं, 1960s और 70s का डिकेड तो हो बड़ा खतरनाक था। जो भी विलेन होते थे उनका एक लंबी एक शिखा होती थी, एक बड़ी सी चोटी होती थी। आपको पता है भारतीय फिल्मों में सबसे ज्यादा विलेन किसको दिखाया जाता है? भारतीय फिल्मों में विलेन दिखाया जाता है ब्राह्मणों को या क्षत्रिय को। हम्म। कोई गांव होगा, उस गांव के कोई ठाकुर साहब होंगे, जी। बड़े डोमिनेंट होंगे। यस। अच्छा, कुछ सोसाइटीज में डिग्रेडेशन रहा भी, क्योंकि सोसाइटी तो डिग्रेड कर दी थी ना अल्टीमेटली। तो ऐसा नहीं कि बाद में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बाद की सोसाइटी में प्रैक्टिस नहीं हुआ, लेकिन वो भारत की दी हुई सोसाइटी नहीं थी, वो अंग्रेजों की दी हुई सोसाइटी थी। यस। राइट। तो वहां पर कोई ठाकुर होगा, कोई बड़ी बड़ी मूछें होंगी, उसके पास बड़ी सी काड़ी होगी, बड़ी सी कोटी होगी, बाकी गांव के सारे लोग जिम्मी होंगे, दबे कुचले लोग। यस। ठाकुर साहब जा रहे हैं, आप समझ रहे हो? आप तो मूवी देख रहे हो, आप देख रहे हो कितना नालायक आदमी है। हाँ, समाज के दबे कुचले हुए लोगों का उनका हक छीन रहा है, उनकी जमीनों को छीन रहा है। और बॉलीवुड में तो दिखाया जाता है ना कि जमीन छीन ली, कोई भी सुंदर स्त्री देखी उसको उठा लिया। यस। बेचारे लोग रो रहे हैं, हाय मेरी बच्ची को छोड़ दो, मेरी वाइफ हम्म। को छोड़ दो। वो क्या है? वो क्षत्रिय है। क्षत्रिय प्रोटेक्टर होता है। सोचो, तो क्षत्रिय धर्म को क्या इस क्लास का पूरा मूल नाश किया जा रहा है। सोचो, यस। आप समझ पा रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे टैबूज स्टीरियोटाइप सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं कि इस कास्ट के लोग तो ऐसे ऐसे होते हैं। अरे तुम्हें किसने बताया है इस कास्ट के लोग ऐसे ऐसे होते हैं? हम्म। तुम पढ़ तो लो। तो इस तरीके से अच्छा, एक और बात, क्षत्रिय को साफ कर दो। क्षत्रिय को हराना आसान है, वो सीधे सीधे लड़ता है, सामने सामने लड़ता है। हम्म। जो ये क्लास है ना, वॉरियर क्लास, दिस वॉरियर क्लास ये आपके सामने से लड़ेगी, इसको हराया जा सकता है, इससे लड़ा जा सकता है। ब्राह्मण बड़ी स्पेशल है, वो पीढ़ियों को जनरेशन टू जनरेशन लड़ने की प्रेरणा देती है। इनका सफाया ज्यादा अच्छे से करना हम्म। है ना? उस प्रकार की मूवीज, इस प्रकार के लिटरेचर बने हैं। मीन्स सूक्ष्म लेवल पे बहुत भयंकर डैमेज किया गया हमारी इमेज किया गया, हमारी इमेज किया संस्कृति गया। का। यही तो कारण था कि मेरे माता पिता से मैंने पूछा कि प्लीज आप मुझे बताइए कि ये राम कौन है, कृष्ण कौन है। दे हैव नो आइडिया, ब्रेन वॉश पीपल। पता हम्म। ही नहीं उनको, कहाँ से पढ़ा। वो मैकाले के एजुकेशन सिस्टम से ही तो पढ़े हैं। जी। बिल्कुल। उन्होंने भी तो उसी जाति सिस्टम को देखा है। हम्म। उन्होंने, मैंने तो खुद सुना है ना अपनी सोसाइटीज में, अपनी फैमिलीज में अराउंड, एज ए टीचर मैंने देखा है। माता जी, आपका सरनेम चेंज कर दिया जाए ना सोसाइटी में, चलने का तरीका चेंज हो जाता है लोगों का। जस्ट हम्म। चेंज योर नेम, लोग ऐसे करके चलते हैं। ये सरनेम चेंज कर दो, अपने आप ऐसे हो जाओगे। हमारी सोसाइटी में ऐसी कास्ट एग्जिस्ट नहीं करती हैं। अब गांव में यस। जाके देखिए, गांव में मोहल्ले बटे हुए हैं। यस। लास्ट ईयर अप्रैल में पहलगांव में क्या हुआ था? तुम्हारी जातियां पूछने नहीं आए थे वो, तुम्हारी जातियों को पूछ के नहीं मारा गया था। बड़े अनफॉर्चुनेट लोग हैं हम। ये। केरल में बैठा हुआ व्यक्ति पंजाब में बैठे हुए व्यक्ति से, अगर वो सनातन धर्म को मानने वाला है तो वो लड़ सकता है। किस पर लड़ेगा? भाषा पर। हम्म। किस पर लड़ेगा? कल्चर पर। कल्चर पर। लेकिन अगर अब्राहमिक रिलीजन को मानने वाला है कोई, हो सकता है वो किसी क्रिश्चियन कम्युनिटी का हो या मुस्लिम कम्युनिटी का हो, वो नहीं लड़ेगा, उसके लिए कभी विषय ही नहीं रहा है। यू डोंट अंडरस्टैंड। बट हम गए हैं, हम्म। डिस्ट्रक्शन हमारा हुआ है, जाति के चंगुल में हम फंस गए हैं। यस। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? बिल्कुल। यस। तो हम छोटे मुद्दों पे ही झगड़ा करते रह गए, तो जीवन के असली अंतिम लक्ष्य पर या जो जीवन का असली तत्व है वो जान ही नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं कई वर्षों से हमारे युवाओं की भी इसी प्रकार की ट्रेनिंग रही कि वे भी इन छोटे छोटे मुद्दों पर ही झगड़ा करते रह गए या इन पर ही डिस्कशन करते रह गए। तो अब युवा एक्चुअली भटक चुका है, उन्हें पता ही नहीं है सनातन संस्कृति क्या है, वैदिक संस्कृति क्या है। तो किस प्रकार से इस्कॉन सनातन धर्म को या वैदिक संस्कृति को सही प्रकार से एस्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहा है, आपका इस पे क्या पॉइंट है? और सेकंड चीज, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जो इस्कॉन है वो तो बाहर की संस्था है, इस्कॉन तो अंग्रेजों की बनाई हुई है, तो यहाँ पर
दे डोंट समटाइम्स दे डोंट बिलीव कि जो हमारी इस्कॉन संस्था है वो एक्चुअली वैदिक संस्कृति को सही प्रकार से फॉलो कर रही है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है कि इस्कॉन मैं अगर पहले इसके विषय में चर्चा करूँ, राइट? बहुत कमाल का क्वेश्चन है अगेन आई वुड से। किस प्रकार से सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है, जो ह्रास हुआ है, वो भारतीय संस्कृति का ही क्यों हुआ है? अन्य संस्कृति या अन्य कल्चर का क्यों नहीं हुआ है? और इस्कॉन का रोल इसमें एग्ज़ैक्टली क्या है? और इस्कॉन पे जो एलिगेशंस लगते हैं कि ये ऑर्गनाइज़ेशन तो बाहरी है ना? तो अगेन मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे डिस्कशन हो चुके हैं, बहुत कुछ कंटेंट अवेलेबल है इससे रिलेटेड। बट मैं जो आंसर अब करने जा रहा हूँ, मैं वही करूँगा जो मैंने अभी तक बोला है। इंटेलेक्चुअल लॉस, जड़ों पे नुकसान पहुँचाना। आप इस्कॉन जाओगे ना, इस्कॉन जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? अगर आप इस्कॉन जाओगे तो इस्कॉन में कौन मिलेगा आपको? भगवान के डीटीज। भगवान के डीटीज़ मिलेंगे, राधा श्याम सुंदर के दर्शन होंगे और कौन मिलेगा? भगवान का प्रसाद मिलेगा। यस, और क्या मिलेगा? वैदिक लिटरेचर मिलेंगे, भगवत गीता मिलेगी, यस, भक्त मिलेंगे, भक्तों की वाणी मिलेगी। तो कितना अच्छा हो कि इस्कॉन का कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया जाए, यस। उसका चरित्र हनन कर दिया जाए कि हम्म। ये तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बाहरी है। इंडिया में व्हाट एग्जैक्टली दिस ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग, दे आर जस्ट यूटिलाइजिंग द इंडियन पीपल। हम्म। तो सोचो अगर ये थॉट किसी बच्चे के दिमाग में डाल दिया जाए, हम्म। किसी यूथ के दिमाग में डाल दिया जाए, वो इस्कॉन कभी आएगा? नहीं आएगा। नेवर। अगेन आई वुड से दिस इज अगेन द इंटेलेक्चुअल लॉस, हम्म। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मूल को नाश करना है। अरे हम आपको इस्कॉन तक पहुंचने ही नहीं देंगे, हम्म। इस्कॉन के मंदिर के आगे प्रवेश, उसमें मंदिर में कदम ही नहीं रखने देंगे। हम्म। अब आप इसको कैसे हरा सकते हो? क्या कोई फिलोसफिकल डिस्कशन में जीत सकता है? अगर आपको इस्कॉन से प्रॉब्लम है या अगर आपको इस्कॉन के कंट्रीब्यूशन से प्रॉब्लम है, अगर आपको इस्कॉन के योगदान में कोई शंका है, तो आइए डिस्कशन करिए। वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, आइए करिए डिस्कशंस। हमारी क्या हम्म। एक्सरसाइज है, हमारी क्या प्रैक्टिसेस हैं, हम कैसे, हमारी पूजा पद्धति क्या है, हम किस यस, प्रकार से अपनी गायों को देखरेख करते हैं, किस प्रकार से हम प्रचार करते हैं, किस प्रकार से हमारे भक्तों का रहना है, किस प्रकार से यस, हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। इट्स अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम, इट्स अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। या, व्हाई डोंट यू कम एंड चेक? यस, लेकिन नहीं, आप ये नहीं करोगे। आप अगर ये करोगे तो इस्कॉन का सच बाहर आ जाएगा। और इस्कॉन का सच क्या है? इस्कॉन का सच है हमारी खोई हुई वर्णाश्रम प्रणाली को रिस्टोर करके वापस से रिस्टेब्लिश कर देना, एंड विच वी आर डूइंग। या, हमारी कम्युनिटी में तो नहीं होता है कास्ट सिस्टम। यस, हमारी कम्युनिटी में तो हम एक दूसरे को प्रभु जी माता जी करके कंसीडर करते हैं। यस, हमारी कम्युनिटी में तो कभी नहीं होता है कि हम पास में बैठ के प्रसादम पा रहे हो और हमने बोला भैया सुनिए ना, आप प्रसादम बहुत, आप माला बहुत अच्छी करते हैं, हाँ, लेकिन आप ये भी बताइए ना आपकी कास्ट क्या है? हम तो कभी ऐसे प्रश्न नहीं करते हैं। हम्म, हमारे समाज में, हमारी कम्युनिटी में जब विवाह होता है, एक पुरुष एक स्त्री से कास्ट तो नहीं पूछता है। क्यों नहीं पूछता है? क्योंकि यही तो वैदिक सिस्टम है। प्रभुपाद जी ने, हमारे आचार्यों ने क्या क्या नया किया है? नया नहीं किया है। हम्म, हमारी खोई हुई, हमारी खोई हुई प्राइड को, हमारी संस्कृति को वापस से रिस्टोर किया है। यस, तो भूरे साहिबों को, ये जो इंडियन स्किन वाले जो अंग्रेज हैं, ये बर्दाश्त होगा? होगा नहीं, ही नहीं। क्या वो इसको टॉलरेट कर पाएंगे? तो जो मैकाले ने किया था, मैकाले ने क्या किया था? एट्रोसिटी लिटरेचर, मास प्रिंट का यूज करो, ऐसा ऐसा लिखो, ऐसा ऐसा लिखो कि आदमी को नफरत हो जाए ब्राह्मण से और सनातन संस्कृति से। ये आदमी इस्कॉन नहीं जाना चाहिए। इस्कॉन में भक्त बन जाओगे ना, हम्म, भगवत गीता सिखा दी जाएगी ना, सत्य यस, सनातन संस्कृति से परिचित हो जाओगे ना, हम्म, राइट? तो इसीलिए करेक्टर का असैसिनेशन करो, चरित्र हनन करो। कितना आसान है ना ये काम करना। यस, और मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप बुलाइए ऐसे लोगों को। और हम बुलाएं क्या? हम तो ओपन है, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यस, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अरे आओ ना, तुम जो एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाते हो, 2 मिनट की रील बनाते हो, फेसबुक पर जाते हो, इंस्टाग्राम पे जाते हो, एक 30 मिनट की रील बनाते हो, 2 मिनट
हजारों वर्षों का ज्ञान, लाखों श्लोकों में समाया हुआ ज्ञान तुम 2 मिनट की रील से देना चाहते हो? हम्म, सत्य सनातन संस्कृति को पढ़े बिना, जाने बिना, भगवत गीता को जाने बिना एक छोटी सी रील बना के तुम हमारे करेक्टर को असैसिनेट करने की कोशिश करते हो। yeah. आइए बैठिए, डिस्कशन करिए और वीडियो बनाइए न्यूट्रल तरीके से, देखिए कैसे हमारा इंस्टीट्यूशन कैसे काम करता है। तो जो इस्कॉन पर इस तरीके जो एलिगेशंस लगते हैं और आगे फ्यूचर में और लगेंगे और ये चलता रहेगा, क्योंकि लड़ाई धर्म और अधर्म की है। Yes. कलयुग है। अनफॉर्चुनेटली अधर्म के पास वो सारे टूल हैं और सबसे बड़े टूल तो वो हम इंडियन ही हैं, अंग्रेज है ना, इंडियन स्किन वाले अंग्रेज वो हैं, वेपन्स हैं। ऐसे एलिगेशंस लगेंगे, An age of Kali. ऐसे एलिगेशंस लगेंगे कि भारत का इस्कॉन भारत में प्रोपोगेंडा कर रहा है, इस्कॉन में ये चल रहा है, इस्कॉन में माताओं के साथ ये हो गया, इस्कॉन में प्रभु जी के साथ में ये हो गया, चलेगा। हम्म, तो हमें इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें प्रभुपाद की शिक्षाओं को गुरु परंपरा के माध्यम से एज इट इज ट्रांसफर करते रहना है। और जो प्रभुपाद और हमारे जो पूर्वज आचार्य हैं, उन्होंने जो भी हमें शिक्षाएं दी हैं, हम उनकी प्रैक्टिस कर ही रहे हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरुज, अंडर द गाइडेंस ऑफ अथॉरिटीज। सो वी आर ऑन द राइट पाथ, राइट। आजकल एक नया गेम शुरू हो गया है। अब यहां पर मैं अब जो चर्चा करने जा रहा हूं, तो इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैं धर्म से जुड़ा हुआ हूं और एक अधर्मी अगर धर्म को क्वेश्चन करेगा, राइट, तो शायद उसको वैलिडेशन नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? Validation. वैलिडेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि तू अधर्म के रास्ते पर चलने वाला है, मैं धर्म के रास्ते पर चलने वाला हूं, राइट। अब यहां पर कॉन्सेप्ट आता है, यहां पर आता है वैलिडेशन पॉलिटिक्स। कितना अच्छा हो अगर हमारी ही कम्युनिटी के कुछ लोग, हमारे ही जैसे दिखने वाले, कंठी माला पहनने वाले, तिलक लगाने वाले, भगवत गीता को लेकर बात करने वाले, वही हमारे ऊपर एलिगेशंस लगा दें। दिस इज नोन एज द वैलिडेशन पॉलिटिक्स। Oh. एक अधर्मी जितना बोलता है ना हमारे बारे में, उससे ज्यादा मैटर करता है कि हमारे धर्म से बिलोंग करने वाले व्यक्ति ने क्या बोला। Yes. अनफॉर्चुनेटली दिस इज हैपनिंग। Yeah. और जो ये कर रहे हैं ना लोग, कठपुतली बन चुके हैं। किसकी किसकी कठपुतली बन चुकी है? अंग्रेजों की। कौन अंग्रेज? वो इंडियन स्किन वाले। दिखने में कैसे हैं? इंडियन। Yes. आंखें कैसी हैं? ब्लैक, ब्लू नहीं है। बिल्कुल. स्किन कैसी है? इंडियन स्किन, राइट। These are the people which are the puppet, and which and these people, they are doing all this such kind of a nonsense, all such kind of a rascals, just for the sake of their stupid objectives. कितना बड़ा धर्म का नुकसान कर रहे हैं, कितना बड़ा धर्म का हास कर रहे हैं, इनको अंदाजा नहीं है इस बात का। Yes. जो मुगलों ने किया, जो अंग्रेजों ने किया, जो मैकाले ने किया, वही आज ये कुछ पपेट्स कर रहे हैं। Yes. एंड इसको अब थोड़ा इस्कॉन से बाहर के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन करते हैं। क्या इंडिया में ये ऐसा वैलिडेशन पॉलिटिक्स हुई? इंडिया में जब सती सिस्टम चल रहा था, इंडिया में जब ब्राह्मणों पर टारगेट किया जा रहा था, जब इंडिया में ब्राह्मणों को बोला जा रहा था कि दीज आर द पीपल जिन्होंने धर्म को बर्बाद किया है, दीज आर द पीपल जो कि वैश्यवृत्ति में इन्वॉल्व है, दीज आर द पीपल जो कि हर प्रकार की कुरीतियों के जनक हैं। जब ये डिस्कशन हो रहा था भारत में, इसको वैलिडेट करने के लिए भी भारतवर्ष में लोग थे। Yes. नाम लूं? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को इसमें राजा राम मोहन राय से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजा राम मोहन राय को मैं दोष भी नहीं देना चाह रहा हूं, क्योंकि इकोसिस्टम ऐसा बन जाता है कि आप जाने अनजाने में सामने वाले की कंट्रोल में आ जाते हो। आज हम राजा राम मोहन राय के विषय में जब बात करते हैं, तो एज ए रिफॉर्मर उनके विषय में बात करते हैं। वो एक बुक लिखा करते थे जिसका नाम था समाचार चंद्रिका। समाचार चंद्रिका या संवाद कुमुदिनी, मैं नाम भूल रहा हूं, उसको देख लेंगे, वेरीफाई कर लीजिएगा आप। तो वो बुक लिखा करते थे। और राजा राम मोहन राय कौन है? राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि दी है, ये अकबर द्वितीय ने दी है, राइट। राजा राम मोहन राय कौन है? भारतीय है, इंडियन है।
और एक इंडियन ही क्या कर रहा है अपनी मैगजीन में, अपने लेक्चर में, अपने अपनी कथाओं में, अपने संवाद में क्या कर रहा है, भारत की कुरीतियों के विषय में बात कर रहा है। ब्राह्मणों ने ये कर दिया, सती सिस्टम में ये हो गया, जाति सिस्टम में ये हो गया। कौन कर रहा है? भारत का आदमी कर रहा है। अंग्रेज बड़े खुश होते थे, कहते थे वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दीज पीपल आर अनसिविलाइज्ड। मैंने नहीं बोला है। किसने बोला है? ये तो इनके ही लोग बोल रहे हैं। राजा राममोहन राय तो इनका ही आदमी है। दिस इज द वैलिडेशन पॉलिटिक्स। यस। क्या राजा राममोहन राय ने इसको चुना? नहीं, चुना नहीं। वो इतना ज्यादा वेस्टर्न लिबरलिज्म से इन्फ्लुएंस हो चुके थे कि वो ऐसे बन गए। आप समझ पा रहे कि नो, ऐसे बिल्कुल, बन गए। बिल्कुल। ऐसे ही भारतवर्ष में आज ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, आई विल नॉट टेक द नेम बट यू नो द पीपल। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग एग्जिस्ट करते हैं। हमारे अपने ही लोग तो हैं। यस। हमारे अपने लोग ही तो हमारे कल्चर के विषय में बात करते हैं। एक यूट्यूबर है, मैं आप जानते ही होंगे, कुछ राठी करके है, मैं उसका नेम नहीं लेना चाहूंगा, यू नो द पीपल। वो क्या कर रहा है? व्हाट ही इज डूइंग, उसका सनातन धर्म के प्रति एक कंट्रीब्यूशन बता दो। वहां पर बैठ के सामने टेलीप्रॉम्प्टर लगाकर अपनी बात को रिकॉर्ड करता है और उसके बाद दुष्प्रचार करता है। एक पॉइंट आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, एक पॉइंट जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। और जो जस्टिफाई कर रहे हो वो किससे जस्टिफाई कर रहे हो? आपके द्वारा लिखे गए ग्रंथों से, उन दूषित ग्रंथों से। वही तो इंडियन ही है, वही तो भारतीय है। बड़ा हो रहा होगा शायद, पढ़ा होगा कुछ। क्या पढ़ा होगा? लिटरेचर। कौन सा लिटरेचर? एट्रोसिटी लिटरेचर। किसने लिखा? मैकाले के द्वारा लिखा हुआ। किसने लिखा? अंग्रेजों के द्वारा लिखा हुआ, भूरे साहिबों के द्वारा लिखा हुआ। हो गया ना ब्रेन वॉश। ऐसे यूट्यूबर हो, मैं एक और नेम लेना चाहूंगा, देवदत्त पटनायक। और मैं बहुत बोल्डली इसका नेम ले रहा हूं, देवदत्त पटनायक। एपिक पे जाइए आप, एक एपिक चैनल एग्जिस्ट करता है। देवदत्त पटनायक क्या करता है? भारतीय ग्रंथों के विषय में पुस्तकें लिखता है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर मैं थोड़ी कड़ी भाषा यूज कर रहा हूं, तो देवदत्त पटनायक क्या लिखते हैं? देवदत्त पटनायक लिखते हैं भगवत गीता। वाओ, नाइस। भगवत गीता अर्जुन के नजरिए से, भगवत गीता दुर्योधन के नजरिए से, रामचरितमानस सीता जी का दृष्टिकोण। सीता जी आज हैं क्या? सीता जी का दृष्टिकोण आप बताएंगे, अर्जुन का दृष्टिकोण आप बताओगे, अर्जुन का दृष्टिकोण अरे अर्जुन बताएगा, सीता जी का दृष्टिकोण सीता जी बताएंगी। महाभारत कर्ण के दृष्टिकोण से, लक्ष्मण के दृष्टिकोण से। कितने अनफॉर्चुनेट लोग हैं हम। हाँ, अरे भगवत गीता कृष्ण की दृष्टिकोण से समझनी है। एज इट इज, एज सिंपल एज दैट। अगर भगवत गीता को अर्जुन के दृष्टिकोण से समझना है तो अर्जुन समझाएगा, तुम नहीं लिखोगे। यस। आप गूगल पे जाइए, लाइब्रेरी में सर्च करिए, भरी पढ़िए बुक्स। प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिलता है, स्टेज मिलता है, कवरेज मिलता है, लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यस। प्रभावित हो रहे हैं, ज्ञानी बन रहे हैं, एक्चुअली में धूर्त बन रहे हैं। बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन है, मैनिपुलेशन। या तो जब अपने ही लोग अपनों पर क्वेश्चन कर देते हैं तो उसको बोलते हैं वैलिडेशन पॉलिटिक्स। इस्कॉन के साथ यही हो रहा है आज। और इस्कॉन क्या, इतिहास ऐसा रहा है, यस। इतिहास ऐसा रहा है। ऐसे लोगों के विषय में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, भगवान सब देख रहे हैं। आपकी प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा था कि सबसे ज्यादा लॉस, सबसे ज्यादा क्षति, हास सनातन पद्धति के लोगों को ही, सनातन धर्म के लोगों को ही क्यों हुई? बड़ा मजेदार है। और इसकी रियलिटी बताऊं, आप किसी पढ़े लिखे सनातन धर्म के व्यक्ति से बात करिए, जो पढ़ा लिखा हिंदू हो, आईआईटीएन हो, या कोई भी उसने अच्छी एजुकेशन ले रखी हो। जितना हिंदू धर्म का व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा ना, वो उतना ही अपने धर्म पर शर्म महसूस करेगा। समझ रहे हो? और अब आप एक पढ़े लिखे हुए क्रिश्चियन, पढ़े लिखे ज्यूज, या पढ़े लिखे किसी मुस्लिम से बात करना, वो एजुकेटेड होगा बट एट द सेम टाइम ही विल हैज फुल रिस्पेक्ट फॉर हिज रिलीजन। यस। ऐसा क्यों हुआ? अगेन, एजुकेशन सिस्टम का लॉस होना।
पहला कारण तो वही था, मैं इसका थोड़ा शॉर्ट में आंसर करूँगा। पहला कारण तो ये था कि हम ज़िम्मी रहे, दबे-कुचले रहे 800 वर्षों तक। विभिन्न प्रकार के टैक्सेस देना, हमें कुल मिला के राइट्स को एक्सरसाइज़ ही नहीं करने दिया गया। दबा-कुचला वर्ग रहा। बाकी का काम किसने कर दिया? बाकी का काम मैकाले ने कर दिया। अब जब मैकाले आया या ब्रिटिशर्स आए, तो जब उन्होंने देखा कि इनको सबसे ज़्यादा प्राइड किस चीज़ का है? सबसे ज़्यादा प्राइड हमें हमारे ईश्वर का है। सबसे ज़्यादा प्राइड हमें हमारे कल्चर का है, हुँ, राइट? तो अगर हमारा कल्चर ही माइथोलॉजी हो जाए, मिथ हो जाए, अगर भगवान राम का ही कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाए, हुँ, भगवान कृष्ण का ही कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाए, चरित्र हनन हो जाए, तो प्राइड करने के लिए बचा क्या? किस पर प्राइड करोगे आप? भगवान भी तो करोगे ना, यस। भगवत गीता पे तो करोगे ना, राम पर ही तो करोगे ना, कृष्ण पे ही तो करोगे ना। तो चलो कृष्ण का कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। हुँ, कृष्ण क्या है? एक आम आदमी, ग्वाला, हाँ, क्या कर रहा है? इधर-उधर घूम रहा है। 16,108 रानियाँ, हम तो रानियाँ बोल रहे हैं, समाज गर्लफ्रेंड बोलता है। दूसरों की बीवियों के साथ, हाँ, घूम रहा है, रंगरेलियाँ मना रहा है। यही है ना कृष्ण का चरित्र। अच्छा, कृष्ण वो छलिया, महाभारत में कर्ण को मरवा दिया। हुँ, हाँ, ये है ना कृष्ण। कृष्ण का कैरेक्टर असैसिनेशन कर दो। अच्छा, राम, राम का कंट्रीब्यूशन, राम के बारे में अगर कोई व्यक्ति पढ़े ना, ही विल क्राई, आई एम टेलिंग यू। रोने लगेगा वो। छोड़ो वो क्यों पढ़ेगा? कैरेक्टर असैसिनेशन पढ़ते हैं ना। राजा दशरथ कैसे थे? राम ने क्या गलत किया? जंगल में जाते समय राम ने क्या-क्या गलतियाँ की? सीता को छोड़ दिया, सीता माँ को छोड़ दिया, हुँ, उनके कैरेक्टर पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, अग्नि परीक्षा की। अग्नि परीक्षा की, यस। हाँ, ब्राह्मण को मार दिया, हुँ, हाँ, महाभारत कृष्ण। एक बार मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा था, तो व्यक्ति मेरे से बोलता है कि व्हाट काइंड ऑफ रिलीजन यू आर? व्हाट काइंड ऑफ रिलीजन दिस इज़? मैंने कहा व्हाट काइंड ऑफ मीन्स? कहता है कि कलयुग की शुरुआत ही हुई है महाभारत से। मैंने कहा अच्छा? हुँ, मैंने कैसे? कहते कि तुम्हारे भगवान ने क्या करा, भाइयों को मरवा दिया। अरे कौरव और पांडव क्या एक ही फैमिली में लड़ाई करवा दी, व्हिच इज हैपनिंग इन कलयुग। आज कलयुग में सारी फैमिलीज में क्या हो रहा है? इट इज हैपनिंग। शुरुआत किसने कराई? कृष्ण ने। हुँ, कैरेक्टर असैसिनेशन। आप देख रहे हैं ना, यस। प्राइड किस पे करोगे? कृष्ण पे करोगे ना, राम पे करोगे ना, सीता माँ पे करोगे ना, लक्ष्मी माँ पे करोगे ना, दुर्गा माँ पे करोगे ना। तुम्हारा कैरेक्टर असैसिनेशन ही कर दिया जाएगा, तो कैसे करोगे? काली के भक्तों को कैसे दिखाया जाता है आज के टाइम पर? जब ब्रिटिशर्स आए ना, ब्रिटिशर्स में उन्होंने एक एक्ट बनाया था जिसका नाम था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में क्या किया था? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में एक कम्युनिटी थी। उस वो कम्युनिटी अपने ट्रेडिशनल राइट्स के लिए लड़ रही थी, राइट? ब्रिटिशर्स ने क्या किया? उनकी जो लैंड है, उनका जो एरिया है जहाँ पर वो रहते थे, उसको अपने कब्जे में ले लिया। वहाँ पर डिफॉरेस्टेशंस किया, एग्रीकल्चर लैंड का एक्सपेंशन किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। अब वो अपने ट्रेडिशनल राइट्स के लिए लड़ रहे थे। तो जब वो लड़ते थे, तो पूरी की पूरी कम्युनिटी को क्या बोल दिया गया? क्रिमिनल ट्राइब। समझ पा रहे हैं कि नहीं? यस। अंग्रेज चले गए, ट्राइब रह गई। हुँ, आज भी उनको हम बोलते हैं, "ओह! क्रिमिनल ट्राइब।" हुँ, वो कम्युनिटी के लोग तो ऐसे होते हैं, यू डोंट अंडरस्टैंड कैरेक्टर असैसिनेशन। या अब कैरेक्टर असैसिनेशन या तो और भगवान का किया, यस। शास्त्रों का करते हैं। हुँ, कुछ समय पहले ही भारतवर्ष में अ, बिहार की बात है शायद। बिहार में एक अपोजिशन के लीडर्स हैं, वो कहते हैं वो रामचरितमानस की प्रतियों को चला रहे हैं, रामायण को चला रहे हैं, हुँ, भगवत गीता पे क्वेश्चन कर रहे हैं। कह रहे ये ग्रंथ जो है इसमें समस्त प्रकार की बुराइयां हैं। ये बाइट्स जा रही हैं, ये बाइट्स जा रही हैं। ये कंटेंट इंटरनेट पे अवेलेबल है। साउथ इंडिया में एक चीफ मिनिस्टर है, मैं क्या ही नेम लूँ, आप सर्च कर लीजिएगा। कुछ स्टालिन-विस्टालिन करके नेम है उनका। तो साउथ इंडिया के एक चीफ मिनिस्टर हैं। साउथ इंडिया के चीफ मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं कि हिंदू धर्म डेंगू और मलेरिया के समान है। बताइए, डेंगू और मलेरिया के समान है। कैरेक्टर असैसिनेशन। बात समझ रहे हैं आप? यस। प्राइड कहाँ से करोगे? प्राइड कहाँ से करोगे? एक ग्रंथ है मनुस्मृति। हुँ, जी।
और मनुस्मृति कोई इतना बहुत बड़ा प्रासंगिक ग्रंथ नहीं है। सनातन पद्धति में मनुस्मृति बहुत ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट ग्रंथ रहा नहीं है, राइट? जी। लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक्चुअली कमाल की डॉक्ट्रिन है। मनुस्मृति का अपभ्रंश किया गया है। उस मनुस्मृति में ऐसी-ऐसी लाइन्स जोड़ी गई हैं, ऐसे-ऐसे कोट्स ऐड किए गए हैं कि जिससे कि सनातन धर्म जो है वो स्त्री विरोधी दिख सके। सनातन धर्म जो है वो एक किसी वर्ग विशेष के विरोधी दिख सके। दिस इज़ हुँ, हैपनिंग तो प्राइड करोगे किस पे? प्राइड किस पे करते हैं आप? कल्चर पे तो करते हो। प्राइड कपड़ों पे थोड़ी करता है कोई। हेयर स्टाइल पे थोड़ी प्राइड करते हो। यस। हाँ, प्राइड करते हैं किस पे? प्राइड हम करेंगे अपनी भाषा पर, अपनी संस्कृत पर। संस्कृत को प्रिमिटिव बना दिया। अब बोल के दिखाइए संस्कृत। हाँ, संस्कृत तो पिछड़ों की भाषा है। जी। तो हमारे भगवान, हम हमारी विग्रह विग्रह जिनकी हम पूजा करते हैं, जो साक्षात अवतार हैं, वो मूर्ति है, वो पत्थर है। 200-300 सालों पहले ये डिस्कशन हुआ करता था। तो जो हमारे लिए आराध्य हैं, उसको पत्थर बना दिया है। तो प्राइड तो खत्म होगा ना? इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो इंजेक्ट होगा ना? या कहानी यहाँ से है। ये तो कहानी तो ये है। बाकी का काम किसने किया? बाकी का काम जब ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम लगा तो बाद में एक थ्योरी आती है डार्विन। यस। अब डार्विन की थ्योरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। डार्विन की थ्योरी का डिस्कशन करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कहीं न कहीं ये सनातन धर्म के लॉस से रिलेटेड है। हुँ। डार्विन ने बोला कि हम सब पहले बंदर थे, राइट? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ओरिजिन या ऑफ स्पीशीज़, देयर इज़ अ बुक, या व्हिच हैज़ बीन गिवन बाय दिस मैन। ईयर वाज़ द 1859 आई बिलीव। तो वो कहता है कि हम पहले बंदर थे, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशंस। भालू घूमते-घूमते पानी पीने गया, वो मछली बन गया। वॉव! हमने उसको मान लिया। हमने उसको मान लिया। आप क्वेश्चन पूछेंगे मुझसे कैसे मान लिया? हमने ऐसे मान लिया क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में डार्विन की थ्योरी पढ़ाई जाती है। एनसीईआरटी 11th एंड 12th के पार्ट का हिस्सा है। क्लास 6 के पार्ट का हिस्सा है। आपको ठोक-पीट के पढ़ाया जाता है कि यू वर मंकीज़। हुँ। समझ पा रहे हैं कि नहीं? हमने स्वीकार कर लिया। माताजी अब एक बात बताओ, अगर आपने ये सीख लिया कि आपके पूर्वज बंदर थे, तो भगवत गीता पे भरोसा करोगे? नहीं। फिर तो आपके लिए कोई बंदर शास्त्री चाहिए। हाँ? बिल्कुल, यस और नो? बिल्कुल। तो भगवत गीता तो माइथोलॉजी हो गई, महाभारत तो माइथोलॉजी हो गई। क्यों? क्योंकि बंदर थोड़ी लिखेगा ये। यस, है ना? एम आई राइट? बंदर तो जंप करेगा हियर एंड देयर। यस। महाभारत, अब ये जो अर्जुन ने यू नो दिव्यास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र चलाया, भगवान ने चक्र चलाया, अरे ये तो सब कहानियाँ हैं। क्यों? क्योंकि हुँ। तुम तो बंदर थे। यस, द बंदर तो माइथोलॉजी। ये कर ही नहीं सकता है। यस। अब ये एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बन गया। या जब ये एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बन गया, तो हमने पढ़ा। क्या पढ़ा? डार्विन, माइथोलॉजी, उन बुक्स को पढ़ा जो भूरे साहिबों के द्वारा लिखी गईं, हुँ। इंडियन कल्चर को डिस्टॉर्ट करने के ऑब्जेक्टिव से। पढ़ा क्या नहीं? भगवत गीता। पढ़ा जी। क्या नहीं? भागवतम। या तो सबसे ज़्यादा लॉस कहाँ हुआ? सनातन धर्म को। इफ आई टॉक अबाउट अदर कम्युनिटीज़ ने चेंज एक्सेप्ट किया, स्लोली चेंज एक्सेप्ट किया। ऐसा नहीं मैं बोलेंगे कि वो मॉडर्न नहीं हो रहे हैं, दे आर आल्सो मॉडर्नाइजिंग, दे आर आल्सो चेंजिंग एंड दिस इज़ वेरी नाइस विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। बट अदर कम्युनिटीज़ ने अपने फंडामेंटल्स को नहीं छोड़ा। या आज भी मदरसों में कुरान की टीचिंग्स दी जाती है, यस, मिशनरीज़ में बाइबल को सिखाया जाता है। यस, तो उनके जो फंडामेंटल्स हैं, उनके यस। जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हुँ, वो उन्होंने उनको प्रिज़र्व करके रखा। उन्होंने उनको बचा के रखा, हुँ। राइट? तो इसीलिए वो पढ़ते हैं आज भी। आज भी घरों में प्रहलाद महाराज का जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है कि अगर बालक की उम्र जो है 5 वर्ष हो जाए, तो 5 वर्ष की उम्र में उसको अ, दिव्य भक्ति, प्रेमा भक्ति का प्रयास करना शुरू कर देना चाहिए। कमाल का इंस्ट्रक्शन। कभी सुना आपने प्रैक्टिस करते हुए? कभी देखा कोई 4 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को उसकी माँ सिखा रही हो हरे कृष्ण महामंत्र? नहीं, अपनी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे कभी देखा है? कभी नहीं। नहीं। कभी उसको सिखा रही हो कि
भगवान की लीलाओं के विषय में चर्चा हो रही हो। डरते हैं भारतीय तो। हाँ, क्योंकि ब्रेन वॉश्ड है। हाँ, लेकिन अदर उन्हें स्पिरिचुअलिटी अंधविश्वास लगती है। अरे अंधविश्वास इसलिए लगती है ना क्योंकि प्राइड नहीं है ना। अंधविश्वास क्यों है? अंधविश्वास तो इसीलिए मैकाले एजुकेशन सिस्टम जो मैंने आपको बताया एट्रोसिटी यस, लिटरेचर। यस। भाई आप अंधविश्वास तो लगेगा ही ना। जब सब कुछ हम बंदर ही थे तो सब कुछ अंधविश्वास तो अपने आप हो गया। दिस इज़ इससे ऑटोमैटिकली अदर इंस्टीट्यूशन ने आपको बना के रखा है। अदर कम्युनिटी के लोग आज भी पढ़ते हैं। अदर कम्युनिटी के लोग आज भी पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ द रीज़न कि उनके इंस्टीट्यूशन ने उनको बचा के रखा हुआ है और मुझे लगता है कि इस्कॉन का जो कंट्रीब्यूशन है और इस्कॉन जो कार्य कर रहा है, आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपने जो मुहिम शुरू की है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत कमाल का विषय है, एक बहुत कमाल का आपका प्रयोग है। इस प्रकार की जब चर्चाएँ होंगी तो मुझे लगता है कि हमारा खोया हुआ प्राइड जो है जब उसको लोग सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, तो लोग मुझे लगता है कि दे विल बैक टू द होम घर वापसी होगी। अवेयरनेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट ना। 100%, 100%। थैंक यू सो हरे मच कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्णा। आज के पॉडकास्ट में प्रभु जी आपने हमारे ऐसे प्रश्नों के हल किए और हमें सनातन संस्कृति के प्रति जो जागरूक किया है आपने, वी आर रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।